Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर और उसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स. क्लास 10th NSO फिजिक्स में चैप्टर 1 शुरू कर चुके हैं, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब जो कि हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन देख लिया है, स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स भी देख लिए थे पिछले सेशन में, तो उन्हें भी रिकॉल कर लेना. इस सेशन में हम कॉनकेव मिरर, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एज एन इमेज फॉर्मेशन, कितने कितने टाइप्स, कितने केसेस होते हैं जिससे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में. हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास KG till 12 ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. आइए भाई शुरुआत करते हैं. अब देखो, हम ये जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इट्स बेसिकली फॉर ओलंपियाड, बट ये है कि आपकी हर चीज़ की जो है प्रिपरेशन इसमें होगी. आपके स्कूल के भी कोई एग्ज़ाम्स हैं तो यहाँ पे अब जब मैं आपको कॉनकेव मिरर पढ़ाऊँगी तो इसमें हम बेसिक्स को भी रिकॉल करते चलेंगे, है ना. कि जैसे हमने देखा था पोल क्या होता है क्या कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज कुछ टर्म्स रिवाइज कर लेने चाहिए, रिविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. नाउ क्विकली लेट्स रिकॉल दो टाइप के मिरर्स जो हमने देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. क्यों देखना है बेटा, क्योंकि पूरी कहानी वहीं चलेगी. इमेज फॉर्मेशन, मिरर तो ये एक ही है, मिरर नहीं बदला, मिरर कॉनकेव है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन यानी क्या बोलो मैम, इसमें क्या टाइप्स हैं. तो बेटा इसमें केसेस देखोगे, केसेस एज इन केसेस यानी अलग अलग पोजिशंस पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं. What am I saying? If we place the object at different places, then different types of images will be formed. यानी साइज अलग होगा, पोजिशन अलग होगी, है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है. ना उसे स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट्स इन रे डायग्राम्स कि हम इसे रट लें मैम, है ना. ज़्यादातर मैंने देखा है रटते हैं. खैर गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो तो कैसे करोगे. इस पर्टिकुलर सेशन में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और मेरे साथ अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना, और इवन पेन के अलावा पेंसिल और स्केल भी, क्योंकि आपको बिल्कुल परफेक्टली मेजर करके जो है अपने डायग्राम बनाना, ताकि एक्यूरेसी रहे एंड आपको जो है रिजल्ट समझ में आए. ठीक है, चलिए. तो जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, हम एक बार क्विकली देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं. उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ बनाओ जिसका नाम होता है एक स्फीयर. अब बोलोगे मैम ये तो सर्कल है, 3D में यहाँ नहीं बना सकती. इसको बेटा इमेजिन करो, थोड़ा और गोल बना देती हूँ, है ना. थोड़ा गोल बनाने की कोशिश है, ठीक है. आप लोग कंपास से भी बना सकते हो, ठीक. अब इसको स्फीयर इमेजिन करो. 3D होता है ना स्फीयर, ये तो 2D है बेटा सर्कल. 3D स्फीयर, और वो भी ग्लास से बना हुआ, ग्लास वाला स्फीयर. ऐसे आँख बंद करो, इमेजिन करो. कर लिया इमेजिन. अब इधर आओ. मान लो कि उसको जो है ना, मैंने यहाँ से एक कट लगाया बेटा, यहाँ से एक कट लगाया. किसमें? स्फीयर में कट लगाया. स्फीयर में यहाँ से एक कट लगाया, यहाँ से. नाउ मैंने क्या किया, इस वाले साइड का ये सरफेस मैंने क्या कर दिया, लाइन बना दी, पॉलिश कर दिया. तो पॉलिश को हम यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिश कर दिया इस सरफेस को. मान लो सिल्वर की कोई कोटिंग वगैरह कर दी. आई होप इट्स क्लियर. तो ये पार्ट बेटा निकल के कैसा दिखेगा, देखो ये साइड में निकल रहा है तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा, है कि नहीं. ये पॉलिश सरफेस है. तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये साइड. इसकी इस साइड पे जो है लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इस साइड पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी अंदर, ऐसे केव साइड पे. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर. आई होप जिसको याद आता जा रहा है तो अपने आप को ऐसे शाबाशी दो. मैं तो नहीं आके दे पाऊंगी, पर मेरी तरफ से ऐसे ऐसे पैट योर बैक, ठीक, याद आ रहा हो तो. नाउ इस वाले साइड पे मैं क्या करूंगी, मैं इधर अंदर से बेटा पॉलिश कर दूंगी, ठीक है. अंदर से पॉलिश कर दिया सरफेस, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके. अब इसका क्या है बेटा, ऐसे देखो तोंद निकली हुई है, ऐसे टमी जो है आउट है, बल्जिंग है, बल्जिंग पार्ट है. सो ये बल्जिंग आउटवर्ड्स वाला इज कॉन्वेक्स मिरर. दिस डिफरेंस शुड बी वेरी क्लियर हमेशा से. अब जरा स्फीयर पे ध्यान दो. जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है. तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है. अब यहाँ पे मैं फिर भी पूरा रिकॉल करवाऊंगी. नाउ हमें पता है सर्कल, स्फीयर, इन सबका कोई ना कोई बेटा सेंटर होता है कि नहीं. तो वैसे ही इस स्फीयर का सेंटर है. अब एक बात बताओ, इस सेंटर का नाम कुछ रख सकती हूँ मैं, है तो ये सेंटर. मैंने बोल दिया ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से डिनोट कर दिया. क्या बोला, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, सेंटर ही है, बस ऑफ कर्वेचर लगा दिया, तो ये सेंटर है। अब देखो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, दोनों पार्ट्स हैं। अब इस पर्टिकुलर मिरर का भी तो बेटा कोई सेंटर होगा। इसको यहाँ देखो, ये बोलेगा ना मेरा भी तो कोई बीच का पार्ट है ना, मेरा भी कोई सेंटर है। तो मिरर के बेटा सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। P यानी क्या? पोल। तो इस मिरर का सेंटर ये पोल, और इस मिरर का भी सेंटर होगा, दैट विल बी पोल। आई होप दैट्स क्लियर। पोल इज मिरर का सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वो स्फीयर का सेंटर जहां से इन दोनों मिरर्स को लिया गया है। ओके, नाउ वेरी सिंपल, आपको पता है क्या बनानी है? एक एक्सिस बनानी है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक सीधी एक्सिस बनानी है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम क्या है? इस एक्सिस को हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पोल तक जो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यू कैन इवन कॉल इट एज कैपिटल P एंड A। ओके, वर्क्स फाइन। चलो अब क्या बचता है? अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गई। नाउ नॉर्मली रेडियस ऑफ सर्कल पता होता है, सेंटर से लेके कॉर्ड जो कि यहाँ तक जाए एंड तक। तो ये देखो ये कॉर्ड है, ये एंड तक जा रही है, तो इसे मैं रेडियस कह सकती हूँ। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको मैंने कह दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड विद कैपिटल R। सेम कहानी कॉन्वेक्स की होगी। कॉन्वेक्स को मैं साइड में क्यों रख रही हूँ? बिकॉज इसकी पूरी कहानी नेक्स्ट सेशन में आएगी। सो फॉर नाउ यू नीड टू फोकस ऑन कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात हो गई है। अब कुछ बच्चे अपर्चर पूछते हैं। अपर्चर कुछ नहीं है, ये जो मिरर की पूरी हाइट होती है ना, जैसे मान लो यहाँ मैंने A ले लिया, यहाँ मैंने B ले लिया, तो A to B ये क्या है? ये अपर्चर होता है मिरर का। क्लियर? तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टर्म्स जो हैं हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। एक लास्ट टर्म और बचता है जिसकी हमने पूरी कहानी देखी थी कि वो आया कैसे था। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का स्ट्रक्चर, दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल F। ये होता है फोकस, कैपिटल F फोकस। और फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इफ यू गाइस फील इट इज फास्ट देन डू वॉच द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन की लिखा है सीधे डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये सब समझ आएगा ये निकाला कैसे था। अभी क्योंकि इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है तो ये सारे टर्म्स यू शुड नो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ओके, चलिए आ जाते हैं इधर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, कम ओवर हियर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, तो एक इमेज मैंने यहाँ आपको दिखाई है, इसको देख के कहानी समझ आ जाएगी। क्या? कॉनकेव मिरर में देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, एक लड़की का हाथ है, और इतना पतला हाथ है मुझे लग रहा है मेरा ही हाथ है ना तो ये हैंड दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक मिरर है ना, एक मिरर है। बट ज़रा डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो हैंड है इट इज़ वेरी टाइनी, ये तो मतलब बहुत ही पतला सा छोटू सा हाथ है, एंड जब मिरर में वो इमेज बन रही है तो इतना बड़ा हाथ लग रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, है ना, बहुत ही जो है कौन से ह्यूमन बीइंग हल्क का हाथ लग रहा है। खैर उसका ग्रीन होता है, बट फिर भी बहुत बड़ा हैंड नहीं लग रहा। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका घर में जो मिरर है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप इधर दिखते हो वैसे ही मिरर में। नाउ दैट टाइप ऑफ मिरर इज अ प्लेन मिरर। ओवर हेयर अगर मिरर में इमेज कैसी दिख रही है बेटा? मैग्नीफाइड दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है। तो इस टाइप के मिरर यूजुअली कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर्स। आगे हम यूजेस भी देखेंगे। आई होप आइडिया लग गया हो कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी ट्रू। क्या बोला गया है? हम जो कहते हैं कि जो इमेज बनती है वो डिपेंड किस पे होती है? इट डिपेंड्स मेनली ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिसकी शक्ल आपको देखनी है भाई मिरर में, उस ऑब्जेक्ट को आपने रखा कहाँ है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये अपन ने बनाया है, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, या फिर ऑब्जेक्ट को बोलो मैम ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं। नॉर्मली जब आप मिरर देखोगे आपको ये सब दिखेगा नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है वो, ये सब इमेजिनरी टर्म्स हैं। ये तो क्यों? बिकॉज स्टडी करने के लिए बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है आप कॉनकेव मिरर के पास जाके खड़े हो एकदम लाइन निकलती हुई आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस नो। कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड। ओके, ये क्या है? ये हमने समझने के लिए की है चीज़ें, कि मान लो ऑब्जेक्ट को जो है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, या C और F के बीच में रख दिया, या इन्फिनिटी बहुत दूर रख दिया, मीलों दूर रख दिया, तो यानी इन सब जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन से तय होता है, डिसाइड होता है कि इमेज कैसी बनेगी। ओके,
देयर आर 6 possibilities of the position of object in the case of concave mirror. कॉन्केव मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आगे देखोगे 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें कि अलग अलग जगह पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेजेस मिलती हैं. कॉन्वेक्स इजी हो जाता है आगे चल के बिकॉज ऑलरेडी कॉन्केव पढ़ लिया तो उसमें ज़्यादा केसेस नहीं आते. तो कॉन्केव की कहानी इंपॉर्टेंट है और मेरे जैसे जैसे मैं बताऊँ, पढ़ाऊँ, लिखवाऊँ वैसे चलोगे तो एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर. ओके, चलिए आगे आओ. ये थोड़ा आइडिया ले लो कि कौन सी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे. नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. इस वर्ड का मतलब समझते हो. इनफाइनाइट वर्ड सुना है ना. इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है. इन्फिनिटी तक, कोई एंड नहीं है. ओके, इनफाइनाइट. तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी मतलब कोई डिसाइडेड आपका जो है डिस्टेंस नहीं है. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई भी नंबर डिसाइडेड नहीं है, किलोमीटर, 1000, कितने भी आगे तक. ठीक. सेकंड आ जाओ, अनंत जिसे कहते हैं ना हम हिंदी में. चलिए नेक्स्ट आ जाओ. सेकंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी. यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में आप रखोगे. ठीक है. थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के ऊपर ही जो है आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे. नेक्स्ट, फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस यानी सी एंड एफ के बीच में. फिर एक आता है ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, फोकस पे ही रख दिया भाई. और लास्ट आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल यानी बहुत ही ज़्यादा पास जिसे हम रख देते हैं ना, क्योंकि फोकस और पोल याद है ना कितने पास हैं, तो उसी के जस्ट बीच में रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट. ओके, ये 6 जो हैं हमारे केसेस हैं. चलिए, आई होप यू ऑल आर रेडी टू बिगिन विद द नंबर 1 केस. केस नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. फॉर नाउ जैसा जैसा मैं बोलूँ ध्यान देना. इन प्रॉपर्टीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अभी जब हम आएंगे तब पढ़ना. अभी ऐसा नहीं है पढ़ने लगो इन सब चीज़ों को. Now what we have to do, you have to observe this image first. What we have to do, we have to observe this image first. इस image को जो है बेटा अच्छे से आराम से देखो. अब क्या दिख रहा है इसमें बोलो मैम? एक कॉन्केव मिरर दिख रहा है और कहीं से कहीं तक लाइन आ रही है. तो हम कैसे पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ. 2 स्टाइल से पढ़ेंगे. पीछे जो है मैं ऐसी ही इमेज आपको साथ साथ में बनवाऊंगी. देन वील कम ओवर हेयर टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द इमेज ऑन योर ओन. क्लियर है? चलो आ जाइए नेक्स्ट. इधर केस नंबर 1 लिखो जल्दी से. केस 1, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मतलब पता ही नहीं है भैया, बहुत दूर है. चलो अब पहले कैसे बनाया करो. सबका अलग अलग स्टाइल होता है. मैं पहले प्रिंसिपल एक्सेस बना देती हूँ, फिर जो है मैं ऐसे मिरर बनाती हूँ एंड यहाँ पे जो है आप इसे इस साइड पॉलिश करोगे, याद रखना, बिकॉज यू हैव टू मेक अ कॉन्केव मिरर. ओके, अच्छा अब ये बनाओगे कैसे देखना. जब भी आप जैसे मान लो बेटा आपने स्फीयर लिया, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ नहीं लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, अब आप कैसे बनाओगे? मेजर करके स्केल से. ध्यान से सुनना. क्यों बनाना है स्केल से? वो भी बिकॉज जब आप इंसिडेंट रे तो ले आए, रिफ्रेक्टेड ले लेके जाओगे ना तो इमेज करेक्ट पोजीशन पे बननी चाहिए. ठीक है, इमेज करेक्ट पोजीशन पे बननी चाहिए. उसके लिए क्या करोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जहाँ भी बनाया इसको ज़रा मेजर करना. मान लो फॉर इंस्टेंस ये जो है 10 सेंटीमीटर है. ओके, आई एम गाइडिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनना. ये जो है सी से लेके इधर पोल तक जो है बेटा ये 10 सेंटीमीटर है. क्लियर है? ये 10 सेंटीमीटर है. तो फोकस कहाँ होता है? बीच में होता है. पोल और कर्वेचर के बीच में, सेंटर के बीच में होता है. तो क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर जहाँ भी आएगा ना, जैसे मैं थोड़ा यहाँ अप्रॉक्स ले रही हूँ, ये मुझे लग रहा है बीच, तो 5 सेंटीमीटर जहाँ आएगा उस पर आप फोकस बना देना. सो व्हेन यू विल ड्रॉ द रेज इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, क्लियर है? बिल्कुल. चलिए अब क्या है पहला केस? पहला केस है एट इन्फिनिटी. ध्यान से सुनो. यूजुअली व्हेनेवर वी ड्रॉ ऑब्जेक्ट वी ड्रॉ इट लाइक दिस, बट नाउ द केस इज अ बिट डिफरेंट. द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ पे है ये? इन्फिनिटी पे है, यानी इतना दूर कि आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट कैसे है. तो इन्फिनिटी से, लिसन केयरफुली, इन्फिनिटी से जब भी इंसिडेंट रे आएगी वो कैसे आएगी बेटा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पता नहीं, इन्फिनिटी पे है.
कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो जो रेज है ना, इंसिडेंट रेज यानी आ रही हैं कहीं से तो बहुत दूर से, वो जो हैं दे विल कम पैरेलल। लिसन केयरफुली, कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस जो है इंसिडेंट हो रही हैं। यहाँ से स्ट्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसे डॉटेड लाइंस बनानी है कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं हम, एंड ये एरोज बनाने हैं। आई होप इट्स क्लियर। ऑब्जर्व करो इसको, देखो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, है ना। मान लो ना यहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से आ रही हैं लाइंस। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। ऑल राइट, ये आ रही है रेज। अब दे सुनना ध्यान से, लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड कि ये जो रेज हैं इनके रूल्स होते हैं। यानी कुछ बच्चे सोचते हैं मैम ऐसे ही इंसिडेंट कहीं भी लाए कहीं भी निकाल दे, नहीं। तो आई विल क्विकली रिकॉल द रूल्स, और उसमें से भी इजी रूल्स हम यूज़ करते हैं जिससे यार हमें बेनिफिट हो। तो वो दो मैं रूल आपको बताती हूँ। नंबर 1, जब भी रेज बेटा पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब भी कोई रेज पैरेलल आ रही हो ऐसे सीधी सीधी, तो हमेशा वो पैरेलल रेज जो हैं क्रॉस कहाँ से करेंगी, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ से क्रॉस करेगी बेटा, इन्फिनिटी पे। क्या समझे? चलो फिर से बताती हूँ। ये इंसिडेंट रे है ना, इसे इंसिडेंट कहते हैं ना, इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट हुई है। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट रे। क्लियर है? चलिए, अब ये इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करती है, फोकस, ये पॉइंट था ना, यहाँ से। तो आप कैसी रे बनाओगे, ऐसे पास होती हुई। एरो यहाँ जा रहा है, आई होप इट्स क्लियर। इसका एरो यहाँ जाएगा, और ये भी जो है कहाँ से आएगी बेटा, फोकस पे आएगी। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। कुछ बच्चे को डाउट होता है मैम इमेज कहाँ बन रही है, तो जहाँ भी रेज को आप इंटरसेक्ट करो। नाउ अगेन टू क्लियर द डाउट, 2 रेज नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट उससे सिर्फ 2 ही रेज निकल, बहुत सारी आती हैं। बट टू स्टडी इजीली हम क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम आपने रे डायग्राम्स में 2 रेज देखते हो, बिकॉज दे जस्ट डिफाइन इट। एक ऊपर से ले आते हैं, एक नीचे से, कि हाँ भाई कॉमन हो जाएगी चीज़, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ गए कि नहीं? चलिए, अब जो है, ठीक, अब जो है यानी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे कहाँ बनी है, आप लिखो इमेज, यू कैन राइट इमेज इज फॉर्म्ड एट लिखना, यानी फोकस पर बनी है, कैपिटल F जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस पर बनी है। इज इट क्लियर और नॉट? ये आई है, ये इमेज है जो क्या कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया कॉन्सेप्ट, कौन सा रूल हमने लगाया है यहाँ पे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो क्विकली। ओके, कम ओवर हेयर नाउ, कम ओवर हेयर। अब क्या कॉन्सेप्ट दिख रहा है, अब ये चीज़ समझ आ जाएगी, बिकॉज ये तीर देखते ही ना आधे बच्चे डर जाते हैं कि मैम ये कौन से तीर चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, पहली बात तो समझ नहीं आता, होता है ना शुरू कहाँ से किया खत्म कहाँ से। तो डोंट वरी, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल रेज, फोकस पे ये जो है क्रॉस करेगी, इधर इंटरसेक्ट किया तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। फर्स्ट केस वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। चलिए लेट्स रीड अबाउट इट। Since parallel rays coming from the object converge at principal focus F of a concave mirror after reflection. Hence, when the object is at infinity, the image will form at F. तो ये चीज़ इधर, क्योंकि कुछ लोग रटते हैं, उसको रटो नहीं, बहुत बार आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअल में ऐसे ही याद हो जाता है कि इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बन रही है, और नहीं हो याद तो कोई बात नहीं, बनाना 2 मिनट का काम है। ठीक, चलिए लेट्स गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, डू नोट दिस डाउन। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी से 3 चीज समझो, बायोलॉजी पढ़ी है ना क्लास 10th की, बायोलॉजी में अपन ने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है CNS बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बोलो मैम यहाँ क्या आ गया, PNS याद है कि नहीं? 2 चीज़ें मैं बेटा साथ में याद करवाती हूँ, 2 सब्जेक्ट हो गए साथ में याद, PNS भी याद आ गया, और यहाँ देखो When we talk about properties of image, हम क्या बताना चाहते हैं, पोजीशन, नेचर और साइज।
देख लो इसको ध्यान से, ये प्रॉपर्टीज बोलते हो ना मैम, प्रॉपर्टीज में बताएं क्या, तो ये 3 चीज़ें बतानी होती है। PNS, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन यानी कहाँ बनी है इमेज, फोकस पे बनी है, फोकस से आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ बनी है ये बताओ। नेचर ऑफ इमेज, नेचर यानी रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइज क्या है इमेज का, मैग्नीफाइड है, बड़ी है या डिमिनिश्ड है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। PNS से याद रखना, नोट डाउन कर लो, और PNS से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी याद रहेगा अपने को। ओके चलिए, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में क्या है, पॉइंट साइज्ड इमेज। कॉमन सेंस यार, देखो ना डॉट बन रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, ऐसी थोड़ी ना बड़ी इमेज बन रही है, पॉइंट के जैसी इमेज बन रही है, यानी बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड है। अब इन 2 वर्ड्स को ज़रा क्विकली अगेन रिकॉल करते हैं, किस किस को, एक तो है इधर आओ, किस किस को, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल, ठीक, रियल एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। क्विकली करना है ना रिकॉल, जल्दी से पढ़ चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी। और ये वर्ड आएंगे मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश, ठीक है। क्विकली क्या है, रियल एंड वर्चुअल, बहुत ही आसान सा मतलब है इसका। रियल मतलब क्या होता है, जो रियली दिखे। अब जैसे ये मिरर है बेटा, है ना, ये मिरर है, अपन जो है इसको थोड़ा काले पेन से बनाते हैं, ब्लैक पेन। ओके चलिए देखो, जब भी इमेज, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा मिरर के सामने प्लेस करते हो, कॉनकेव मिरर है तो सामने वाला पार्ट ये हुआ। इमेज जब भी मिरर के फ्रंट में बने, फ्रंट क्या है बेटा, ये मिरर है, इधर जाके मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ, ये मिरर है, तो मिरर का फ्रंट यहाँ हुआ, इस साइड पे हुआ, तो जब भी फ्रंट में इमेज बनेगी दैट इज नोन एज रियल। पता कैसे चलेगा, रे डायग्राम से देख सकते हो फ्रंट में बनी है इमेज। और दूसरी चीज़, अगर नेगेटिव में हो इमेज की कोई भी टर्म, है ना, जैसे आप कह सकते हो इमेज डिस्टेंस जो है नेगेटिव में आए, इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव में आए तो क्या मानोगे, इमेज जो है फ्रंट में बनी है। अब आई होप ये कुछ टर्म्स याद होंगे, V इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के थ्रू, पोल से होते हुए, स्मॉल f तो पता ही है, फोकल लेंथ होती है, क्लियर है। तो अब साइन कन्वेंशन ये सब जो है लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आ जाओ, रियल एंड वर्चुअल। अब रियल यानी मिरर के सामने बनी है फ्रंट में, और वर्चुअल क्या होती है बेटा, मिरर के जो बैक में बनी है, बैक यानी मिरर के इस साइड पीछे, ऐसे ऐसे डॉट बना के बनाते हैं अपन, है ना, वर्चुअल इमेज, समझ गए। इरेक्ट इमेज सिंपल है, ऑब्जेक्ट अगर ए बी है ऐसा, तो अगर इमेज भी ऐसी ही बने A' B' सीधी, तो उसे कहते हैं इरेक्ट, सीधी। यानी अगर मैं मिरर में देखने जाऊँ, मुझे मेरा सर सही पे दिखे, सर की जगह पे, पैर पैर की जगह पे, तो इरेक्ट इमेज है, सीधी खड़ी हुई इमेज है। इन्वर्टेड यानी उल्टी, अगर मैं मिरर में देखने जाऊँ, मेरा सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्लियर है। एंड यूजुअली जब आप देखोगे ना रे डायग्राम में क्लियरली दिखेगा, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, रियल के साथ बेटा इन्वर्टेड इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनती है। लास्ट आ जाओ, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। बहुत आसान वर्ड है, मैग्नीफाइंग ग्लास सुना है ना, उससे हम क्या करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की साइज, ओ से डिनोट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी लेकिन इमेज जो है भाई बहुत बड़ी दिखेगी। वो पीछे मैडम जी देखी थी जिनका इतना सा हाथ था, पतला सा मेरे जैसा, पर देखा उसने मिरर में तो इतना बड़ा हो गया, तो यानी कैसी हो गई इमेज, मैग्नीफाइड। डिमिनिश्ड यानी क्या, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट तो यार बहुत बड़ा है, हाथी है, लेकिन इमेज जब देखोगे तो चूहे जैसा दिखेगा, छोटी सी। सो आई होप दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर, रियल एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। ओके, सो कम ओवर हेयर, क्या दिया है लास्ट पॉइंट में, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इन्फिनिटी से बेटा जब आ रही थी लाइट रेज, तो जो इमेज हमारी कहाँ बनी, फोकस पे बनी। यार फोकस पे पॉइंट देख पा रहे हो, पॉइंट को क्या कहते हैं, इत्तू सा, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज यानी बहुत ही छोटा सा। तो इमेज जो है डिमिनिश तो छोड़ो, छोटी तो छोड़ो, हद से ज़्यादा छोटी हो गई, यानी हाईली डिमिनिश्ड। And how is the image formed? Because it is in the front of the mirror, so you call it as real and inverted. ठीक है, अरे विक्रम और वेताल नहीं होते हैं, एक के साथ एक फ्री आता है, तो वैसे रियल एंड इन्वर्टेड ये दोनों साथ में दिखेंगे। जब रियल दिखता है तब कैसी दिखती है इमेज, इन्वर्टेड। ओके, आई होप केस नंबर 1 इज वेरी क्लियर, समझ आ गया कि नहीं। प्रॉपर्टीज
इमेजेस 3 ही हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। आगे आते हैं केस नंबर 2 पे। चलिए केस नंबर 2, व्हाट इज द केस? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी मतलब अनंत दूरी पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, अब ये जो है इसको यहाँ रहने दो होल्ड पे, अपन अपने हाथों से कमाल करते हैं ना, आ जाओ चलो हाथ से बनाते हैं। ठीक, केस नंबर 2 जल्दी से क्विकली है ना, बनाया करो, स्केल वेल है ना आप लोग के पास तो जल्दी से बनाओ। केस 2, केस नंबर 2, ऐसा लगता है मुझे ना आधी तो लॉयर में बन चुकी हूँ यहाँ पे, है ना, इतने केसेस कर रहे हैं हम जब से। चलो केस 2 क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ऐसे भी डिनोट करते हैं वैसे, पता है, ठीक है कोई बात नहीं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। चलो आओ प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं पहले, यूं प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। आप लोग बेटा मेजर करके बनाना, तो एक्यूरेट आंसर आएगा ना, तो मतलब खुशी होगी मन में कि सही आ रहा है एकदम आंसर जैसा हमने सोचा। चलिए यहाँ मैं बना देती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच का मुझे लग रहा है फोकस ऐसा होगा, और यहाँ है अपना बेटा होल। ठीक, चलिए कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी यानी अनंत दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो आप चाहे तो यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ इससे जस्ट पीछे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक बनाऊंगी, बोर्ड भी बाहर निकल जाएगा, है ना, तो वहाँ तक करना नहीं है। अपन क्या करते हैं, सिंपली जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट ऐसा लेते हैं सीधा खड़ा, जहाँ एरो होता है यहाँ वहाँ उसकी जो होता है सर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने बेटा नेम दे दिया ए बी, ठीक है, ए एंड बी। नाउ ध्यान से रे की कहानी चालू होने वाली है, सो ऑब्जर्व करना। आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो लेट्स बिगिन विद दिस। अब मैं सोचती हूँ 4 जो हमने रूल्स पढ़े थे, एक तो है पैरेलल आ रही हो लाइन तो फोकस से क्रॉस होगी, और अगर फोकस से आ रही हो तो पैरेलल क्रॉस होगी। एक और केस होता है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस कर जाती है, ठीक। तो पहला अपन एक काम करते हैं, पहला पैरेलल लाइन ले लेते हैं, इसके बिना मज़ा नहीं आता। पैरेलल लाइन ले ली यानी इंसिडेंट रे हमने कैसी ले ली? पैरेलल ले ली, ठीक है। चलो अब ये कहाँ से क्रॉस होगी? क्लियर है, क्लियर है कहाँ से क्रॉस होगी? फोकस के थ्रू क्रॉस होगी। कहाँ से क्रॉस होगी पैरेलल लाइन? फोकस के थ्रू। हाँ मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, अब भाई मैं स्केल से तो बना नहीं सकती, यहाँ पे इतना बड़ा स्केल कहाँ से लाऊं? वैसे हाथ से बन सकता है बट वो क्या है ना, मिटर जाएगा, इरेज हो जाएगा पीछे का पार्ट, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, कोशिश करते हैं इसको हम बिल्कुल फोकस से निकालें। ये बात हो गया। चलो आप लोग के पास स्केल है, ठीक है, तो कृपया करके डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ट्राई इट विथ स्केल, ऑलराइट। चलिए क्या किया, पहली एक रे निकाली हमने बेटा, एक रे निकाली। मैं चाह रही हूँ ऑब्जेक्ट को कुछ और कलर दे दूँ, इतने कलर हैं वेस्ट क्यों किए जाएँ। मैं सोच रही हूँ ऑब्जेक्ट को अलग कलर देते हैं। चलो रेस को भी एक कलर, ऑब्जेक्ट को भी, मज़ा नहीं आ रहा। ओके आई होप दिस इज गुड, है ना, तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। चलिए आइए, 1 रे हैज़ बीन क्रॉस्ड, क्लियर है। अब नेक्स्ट रे हम कहाँ बनाएंगे, ध्यान से देखना। नेक्स्ट रे मैं सोच रही हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं तो क्या चलेगा? यानी ये जो रे निकल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, एंड रिफ्लेक्टेड रे भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मतलब जहाँ से आए थे वहीं से चले जा रहे हैं। यानी एंट्री का जो गेट था, कुछ लोग होते हैं ना एंट्री के गेट से एग्जिट ले लेते हैं, मतलब कौन जाए इतनी दूर तक, वहीं से ले लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी यही है। आप जो है अच्छे से मेजर करके बिल्कुल बनाना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ बनाई मैंने, यानी यहाँ पे इंसिडेंट रे आई है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अच्छा वन मोर थिंग, क्या है, इन डायग्राम्स को अगर बेटा रटने जाओगे ना तो उल्टी सीधी कहानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है पहले पूरी लाइंस बना दी फिर एरो डाल रहे हो, नहीं, ये लाइन बनाई फिर उस वक्त ठीक है पूरी लाइन इधर तक बनाओ फिर एरो डाल दो कहाँ तक आ रही है, अदरवाइज यू योरसेल्फ विल गेट कंफ्यूज्ड। ये सब चीज़ें मैं बताती क्यों हूँ, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ मैंने भी कहीं ये सब फेस किया हो यार, जब मैं आपकी एज की थी तो हाँ मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था क्या करना है, बट सही सही तरीके सीखते जाओ ना, कि यहाँ आपने लाइन बनाई and at the time you have drawn the arrow, so it will be easier for you, okay। now intersection बेटा कहाँ हो रहा है, intersection यहाँ पे हो रहा है। intersection यहाँ हुआ यानी इमेज भी कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। जहाँ पे intersection होता है ना वहाँ पे इनका सर आता है, याद रखना, जहाँ पे intersection होता है वहाँ क्या आता है, इनका सर आता है इमेज का, तो ये ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। यानी सर नीचे हो गया, A डैश से डिनोट करते हैं और B डैश से।
ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। लुक एट दिस, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। खुशी हुई मुझे, परफेक्ट बन गई है ये चीज़ अभी के लिए। तो चलो देखो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपनी भी ऑब्जर्व करो, और ऐसी नहीं बने तो मेजरमेंट में गलती है। ठीक है, क्लियर है? मैं इस साइड आ जाती हूँ, है ना, मैं भी बढ़िया घूम रही हूँ, है ना, गार्डन में। जल्दी नोट करो, आई होप इट्स क्लियर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड इमेज देखो क्लियरली कहाँ फॉर्म हो रही है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बताओगे पोजीशन? ये क्या है बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इनके बीच में नहीं हो रही, इनके बीच में फॉर्म नहीं हो रही। सो द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसी इमेज है मुझे बताते जाओ, यहीं के यहीं बताओ, यहाँ लिख देती हूँ। कैसी इमेज है? सबसे पहले तो उल्टी इमेज है मैम, रियल है, कैमरा यानी मिरर के सामने है, रियल है, और कैसी है? इन्वर्टेड है। मैं खुद कैमरा के सामने हूँ ना, तो मुझे कैमरा ही ध्यान आ रहा है। देखो आप लोग हो सामने, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, देखो सर नीचे आ गया उसका। नाउ ऑब्जर्व थिंग, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट देख रहे हैं तो ये कितनी बड़ी है, लेकिन इमेज कंपैरेटिवली छोटी है। ये ध्यान दिया कि नहीं? When we are looking at the object, its height looks a little bigger. ऐसा नहीं है, एच जो है बड़ा दिख रहा है, लेकिन इमेज जो हमारी बनी है एच डैश, वो छोटू लग रही है। छोटू है यानी क्या बेटा? मैग्नीफाइड तो कहीं से कहीं तक नहीं है। कैसी है इमेज? डिमिनिश्ड। कैसी है इमेज? डिमिनिश्ड, छोटू हो गई है इमेज। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, इमेज बनी किसके बीच है? ये इमेज की क्वालिटीज है ना, इमेज की क्वालिटीज है। इमेज किसके बीच बनी है? C and F, between center of curvature and focus. Okay, I hope this is very clear. Can we move on? चलिए, तो यही कहानी आपको देखने को मिली। अच्छा, अब मैं ऐसे करती, है ना, टीचर्स की तरह जो ऐसे बता देती डायरेक्ट, ये इमेज देखो खत्म करो, तो नहीं होता ऐसा। और आप भी ऐसा नहीं करोगे कि बैठ के बढ़िया मूवी देख रहे हो। जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, या मेरे पास भी तो है ना फैसिलिटी, यहाँ दिखा दूँ, खत्म। जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सो यू गाइज ऑल्सो ड्रॉ इट। ओके, समझ गए? अब क्विकली से इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। इन्फिनिटी सी के बीच में देखो बेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली बड़ा है, यहाँ से एक रे आई, फोकस से पास करी अपन ने जैसे करी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वहाँ से भी पास करी। सम स्टूडेंट्स हैव डाउट कि मैम अगर हम अलग रूल ले लें, अगर हमने ऐसा किया फोकस से पास करके पैरेलल ले जाए तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। डोंट वरी, इट्स अबाउट यू, आपको कौन सी वाली लाइन कंफर्टेबल लगती है। 4 रूल दे दिए हैं, जो यूज़ करना है करो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक, यहाँ से क्रॉस करी, देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया, इमेज बन गई, उल्टी इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। ओके, लेट्स रीड अबाउट इट। When object is placed between infinity and center of curvature of a concave mirror, the image is formed between center of curvature and focus. Properties of image कैसी है? Diminished compared to object. यानी when we compare it with the object की height, उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी यानी diminished बनी है। इमेज कैसी है? मिरर के फ्रंट में बनी है, रियल है, और कैसी है? उल्टी यानी इन्वर्टेड। ओके, सेकेंड केस सॉल्व। लेट्स कम टू केस नंबर 3। चलिए, नाउ इन केस नंबर 3 हम जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इतना समझते जाना, इन सभी केस में से हम पीछे से आगे आ रहे हैं। टू रिमेंबर इट मोर इजीली, लाइक व्हाट आर द 6 पॉसिबिलिटीज, तो काफ़ी आसान चीज़ है, ये याद करो कि भैया इन्फिनिटी से लेके पास आते जा रहे हैं। पहला इन्फिनिटी था, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच। नाउ हमने क्या किया? सी पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। बढ़िया है, देख लेते हैं इस केस को भी। आइए, लेट्स कम बैक जल्दी से। मतलब ऐसा है, मैं हेडिंग डालूं, मुझसे पहले, है ना, आप लोग ही डाल दो, है ना। मैं हेडिंग डालूं, मुझसे पहले आप लोग डाल दो। क्विकली जल्दी से ख़त्म करके बैठ जाओ, है ना, केस 3। और जिससे ऑलरेडी बन भी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बन जाए, जैसे ही बनाओ मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। कैसे समझ आएगा कि आप लोग क्विकली काम कर रहे हो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कीप इट लाइक अ 2-वे कॉन्वर्जेशन। ऑलराइट, ओके, नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए बनाते हैं। क्या बनाएं? प्रिंसिपल एक्सिस अलग रंग से बनाती हूँ, इस बार ब्लू से बनाते हैं। चलिए, ये बना दिया मैंने पॉलिश सरफेस। मैं बना देती हूँ सी यहाँ पे। फोकस कहाँ ले लूँ? यहाँ ले लेते हैं, और पोल तो यहीं पे रहेगा। चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है मैम? ऑब्जेक्ट अपन को प्लेस करना है एट सी, यानी यहीं पे सी पे ही हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया।
सी पे ही प्लेस कर दिया। नाउ ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, 2 रे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल निकालो, एक पैरेलल जा रही है। देखो जैसे ही मैंने रे बनाई, आई ड्रू दी एरो, सी पे प्लेस किया है ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट को नाम तो दूं, लो मैम बेनाम रख दिया आपने तो इसको यार, ए और बी ले लो नाम, पी क्यू लेना है पी क्यू भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेटर पसंद हो वो ले लो, ठीक है। यूजुअली ए बी लिया जाता है, ठीक। आइए, ये रे चली पैरेलल, किससे से, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से क्रॉस होगी, होगी कि नहीं। तो इसको जो है मैंने फोकस से क्रॉस करवाया, ठीक है। ऐसे ले जाओ इसका एरो, ओके, चलिए ऐसे लेके गए एरो, क्लियर है, चल रही है कहानी बढ़िया। नाउ एक और रे आप क्या करो, एक रे जो है फोकस से ले आओ, जो मन करे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार अब फोकस से लेके जाते हैं एक रे कहाँ से क्रॉस हो रही है, इंसिडेंट फोकस से ही। अब जब फोकस से क्रॉस होगी तो कैसी जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, किससे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। देखो ज़रा, देखो तो ज़रा क्या बढ़िया नज़ारा है। रुक जाओ, मुझे स्ट्रेट लाइन बनाने दो प्लीज़। चलिए ये लो, यहाँ पे आ चुकी है कहानी। ये ऐसा नहीं लग रहा वो टाइमर वाला होता है, सैंड टाइमर, ऐसे सैंड नीचे गिरती है। आई डोंट रिमेंबर द नेम व्हाट इट इज़ कॉल्ड। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो देखो भाई, यहाँ पे हुआ है इसका इंटरसेक्शन, थोड़ा इसको अपन पीछे कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब आप बेटा मेजरमेंट लेके करोगे ना तो आपका एग्जैक्ट आएगा। व्हेन यू विल टेक द मेजरमेंट एंड डू इट, यू विल गेट एग्जैक्ट। कहाँ पे बनेगी इमेज आपकी, यहाँ पे एग्जैक्टली। तो इसको अगर मैं प्लेस करके बताऊँ तो ये देखो, ये इमेज एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है, ऊपर नीचे नहीं, पानी में बन जाती है। तो ये इमेज जो है एग्जैक्टली बनी है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, लेकिन उल्टी साइड पे। उल्टी साइड एज इन ये क्या हो गया, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ओके, क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको मैं अलग ही कलर से लिख देती हूँ, बिल्कुल ही अलग कलर से लिख देती हूँ। रुको, सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। व्हेन यू विल फॉर्म द इमेज, रेस चलाओगे तो कहाँ बनेगी, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपना भी ऑब्जर्व करो, तभी कहा मेजरमेंट लेके करना। एक रे गई पैरेलल, फोकस से क्रॉस होती हुई आई। फोकस को खसका देते हैं अभी के लिए, फोकस को इधर कर दो थोड़ा, ठीक है। ये रहा फोकस, ठीक, फोकस से क्रॉस हुई एंड एक रे फोकस से क्रॉस हुई तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी आएगी, पैरेलल। एंड वेयर दे विल इंटरसेक्ट, इट इज जस्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इमेज जस्ट इधर बनी है। तो अब जरा मुझे इमेज के फीचर्स तो बताइए। अब आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मुझे यहाँ पे इस साइड पे इमेज के फीचर्स। फीचर नंबर 1, इमेज सामने बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। और क्या बता सकते हो, साइज बताओ मुझे, कौन समझदार है जो मुझे साइज बताएगा इस इमेज का। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है, तो इतना दिख रहा है मुझे, जितनी ये ऊपर है ऑब्जेक्ट उतनी ही नीचे है इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, साइज ऑफ द इमेज हो जाता है सेम। कैसा हो गया साइज ऑफ द इमेज, सेम। ओके, तो इमेज कैसी बन गई, सेम। समझदार हो, दिख रहा है यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, वही इमेज बनी है, तो इमेज का साइज कैसा हो गया, बिल्कुल सेम। जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज की साइज। चलिए आ जाऊं, अब मैं ये देख लिया। चलिए, सो ओवर हेयर ऑब्जर्व द सेम थिंग। दो बार, मतलब कितनी बार चीज़ दिखा रही हूँ मैं, एक तो अपने हाथ से बना रही हूँ, एक जो है आप लोग बना रहे हो। एंड थर्ड, ऑब्जर्व दिस डायग्राम, की बुक्स में कैसा दिखता है। सो हर तरफ से तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो रही है, ठीक है। चलिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट रेज दे हैव टेकन, वन पैरेलल रे ओवर हेयर विच इज क्रॉसिंग फ्रॉम फोकस, एंड एक चीज़, एक जो इंसिडेंट रे है, चीज़ तो क्या ही है, इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलली क्रॉस होती है, फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो कहाँ इंटरसेक्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ पे, यानी जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब लिखते हैं, पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C of a concave mirror, a real and inverted image is formed at the same position. What will be the properties? Same object as size. इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी उसकी साइज होगी। एंड कैसी बनी है इमेज, रियल, बिकॉज इट इज अगेन फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, ठीक है। वेरी क्लियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस,
यानी अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आए। पहले बेटा सी पे रखा था ऑब्जेक्ट, अब हम कहाँ रख देंगे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो आ जाओ, जो जो मुझसे पहले सॉल्व कर ले ज़रा बता देना, ठीक है। केस 4 क्विकली सॉल्व करके बताओगे क्या? बोलो मैम बताना क्या है? मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बताना है कि जो इमेज बनेगी केस 4 में कैसी बनेगी। कहाँ प्लेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नाउ सेम प्रोसीजर विल गो ऑन। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, मिरर बनाओ, यहाँ पे इसको पॉलिश लगा दो, पोल है, सेंटर ऑफ मिरर। नाउ लेट्स ड्रॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हेयर एंड फोकस मुझे लगता है यहाँ आएगा थोड़ा बीच में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं भी। अच्छा, बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि इनके जस्ट बीच में लेना है, कहीं भी ले सकते हो। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, आई हैव नेम्ड इट एज ए बी। नाउ लेट्स टेक आउट रेज, रेज निकालते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, पहले तो एक पैरेलल रे लेके आते हैं, ठीक है। एक पैरेलल रे लेके आओ, इंसिडेंट रे पैरेलल लेके आओ। पैरेलल है यानी क्या? इट विल क्रॉस थ्रू फोकस। कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस करेगी बेटा? फोकस के थ्रू क्रॉस करेगी, यानी ऐसे ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इसको अपन फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। आपको नहीं करना यार, आपके पास स्केल वेल है कि नहीं? मैं थोड़ी ना स्केल लेके आऊँगी, आप स्केल से करना उसको। एग्जैक्ट मेजरमेंट लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से लेके आओ, चलो आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट अपन बेटा फोकस से ही क्रॉस करवाते हैं। फोकस से ही लाल रे लेनी थी मुझे, लाल रंग की। आ जाओ, फोकस से जब क्रॉस कराया तो देखिए ज़रा क्या देखना है आपको। यहाँ पे हम जो है इसको लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। फोकस से क्रॉस कराया तो इसको जो है यहाँ पे लेके जाना लाइन को। थोड़ी और अपन इसको सही बना सकते हैं लाइन को, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं एग्जैक्टली इधर। ऑलराइट, आई होप इट्स वेरी क्लियर। क्या किया हमने? हमने जो है फोकस से पहली तो रे हम पैरेलल लेके आए, फोकस पे लगा दी। दूसरी जो रे है हम कहाँ से लेके आए हैं? दूसरी रे लेके आए फोकस से, उसे पैरेलल जो है हमने चलवा दी, ठीक। नाउ ओवर हेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग। आपका भी कहीं आसपास ही होना चाहिए, या थोड़ा दूर हो तो बहुत बेहतर है, ठीक। नाउ व्हेन आई ड्रॉ द इमेज, ये देखो ये इमेज जो है उल्टी बन रही है। इमेज जो है उल्टी तो बन ही रही है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर, जब आप कंपेयर करोगे किससे? व्हेन यू विल कंपेयर ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट h है, इसकी h डैश है, तो कंपैरेटिवली ये हाइट आपको इससे ज़्यादा लगेगी। ऑल्दो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सिमिलर दिख रही हो, बिकॉज हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं लिया है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट होता तो बहुत बड़ी दिखती है आपको। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो आपकी बड़ी आनी चाहिए। जिसकी आएगी बड़ी मुझे बताना, ठीक है। और किसी का अलग आंसर भी आ रहा हो, दैट टू टेल मी, ओके। सो वी विल फाइंड आउट अ वे कि क्या आपने गड़बड़ की है, मैं बताऊंगी फिर, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए मुझे ज़रा बताओ तो, इमेज की क्वालिटी बताओ। इमेज कैसी है? रियल है, बिकॉज फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन्वर्टेड है, और क्या है बेटा फीचर? अब इमेज जैसे मैंने कहा बड़ी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, इधर आओ, यहाँ पे देख के बता देती हूँ। देखो, बिकॉज इधर तो बहुत ही एग्जैक्ट मेजरमेंट है ना, तो जब आपने सी एंड एफ के बीच में लिया, देखो ये जो रेज क्रॉस करी हैं कितनी दूर तक गई हैं। अब सोच रहे हो मैम इन्होंने कौन सी रेज ली? कोई भी रेज लो आंसर सेम ही आएगा। मज़ा आ गया मुझे इमेज देख के, क्योंकि इन्होंने अलग रे ली है, सो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एक तो यही पैरेलल रे जो ली है, फोकस से क्रॉस हुई। वन रे दे हैव टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से एक रे गई है तो वो सी से ही क्रॉस होगी यहाँ पे। तो ऐसे क्रॉस होते हैं, देखो फिर भी जो है इमेज सी के पीछे बनी है, इमेज सी के पीछे बनी है। एंड ऑब्जर्व इट, ऑब्जेक्ट इत्तू सा था, इत्तू सा जो वो हाथ था जो बड़ा दिखने लगता है, ऑब्जेक्ट इत्तू सा है, लेकिन इमेज जो है बहुत बड़ी बनी है। बड़ी का मतलब क्या होता है? मैग्निफाइड। सो ओवर हेयर आई कैन राइट, क्या है एक और प्रॉपर्टी इमेज की? इट इज मैग्निफाइड, यानी इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट से कंपैरेटिवली बड़ा है। क्लियर है? सबने बना लिया ये? आते हैं आगे, चलो लेट्स रीड अबाउट दिस। Object between center of curvature and principal focus. When the object is placed between center of curvature and principal focus of concave mirror, a real image is formed beyond the center of curvature. यानी देखो क्लियरली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज इसके बियॉन्ड,
बियॉन्ड यानी इसके भी यहाँ आगे बन रही है इमेज। प्रॉपर्टीज क्या है इमेज? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। एंड व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी? रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी सिंपल। ऐसा नहीं लग रहा, शुरुआत जब की थी तब थोड़ा डर लग रहा होगा, बट अब तो ऐसा लग रहा है बहुत ही आसान केसेस हैं। लेट्स कम टू केस नंबर 5। नाउ ओवर हेयर वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। और आगे आ गई गाड़ी, यानी अभी तो C और F के बीच में रखा था, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हम जो है ऑब्जेक्ट F पे ही रख दे रहे हैं। कहाँ पे? F पे, यानी बहुत ही पास है मिरर के, समझ रहे हो? मिरर के बहुत ही पास है। चलिए, कौन सा है? ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं केस नंबर 5 से। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। लेट्स ड्रॉ द थिंग्स। क्या क्या बनाना है हमें? प्रिंसिपल एक्सिस। टेढ़ी एक्सिस आज क्यों बन रही है? सीधी बन गई। आ जाओ, कम 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 बनाओ, इसको बनाओ, यहाँ पे बनाओ, पोल बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दो, बीच में फोकस बना दो। चलो, ओके, ये सब मेजरमेंट्स लेके बना रहे हो, डोंट टेक मच टाइम। अच्छा, हर में ये मत सोचो अलग अलग मेजरमेंट। 10 सेंटीमीटर कॉमन लेके चलो ना, 10 ले लो, 8 भी लेके चल सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा एक कॉमन लेके चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कहाँ रखना है? तो ऑब्जेक्ट एट फोकस। एट फोकस यानी फोकस पे, यहाँ पे रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है? फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। अब निकालो रे। क्या निकालोगे? रेज निकालो। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक पैरेलल रे अपन निकालते हैं। तो इंसिडेंट रे एक आ रही है पैरेलल, so if parallel ray is coming, incident ray is parallel, then reflected ray will cross through focus। तो यानी ये जो है ये कहाँ से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस करेगी। ओके, आई होप दिस वन रे इज क्लियर। इसमें धीरे धीरे एक एक रे को देखना है ना, कहानी थोड़ी मज़ेदार है इसमें। ओके, चलो अब जो है, अब हम एक काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके एक रे निकालते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट के सर से होते हुए ये रे गई, ऑब्जेक्ट के सर से होते हुए ये रे गई, और ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहीं से जो है ये वापस आ जाएगी। देखना है ना ध्यान से, यहाँ से ये गई तो यहीं से ये वापस आ गई। लुक एट दिस, हल्का सा अगर कर्व है सो डोंट माइंड दैट। ओके, आई होप यू ऑल आर ड्रॉइंग विद द स्केल। ठीक, समझ गए? यानी एक कहाँ से निकाली थी बेटा? इंसिडेंट रे, पैरेलली निकाली, फोकस से क्रॉस की, एक सी से निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये वहीं से वापस आ गई। तो बोला मैम कहाँ बनाए? इमेज कहाँ बनाए? देखो, लेके जाओ इसको आगे, इसको जो है लेके जाओ आगे, बनेगी कहीं ना कहीं तो इमेज। बहुत आगे तक जो है ये चीज़ जाती जाएगी, बहुत आगे तक। यानी क्या? बहुत आगे क्या होता है? इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो? ये डायग्राम में भी क्लियरली आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिया है, सेम केस ही लिया है इन्होंने, पैरेलल निकाली, सीधी लेके गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली सीधी, तो वो जो है लाइन पैरेलली जाती जाएंगी, पैरेलली, कहीं मिलेंगी नहीं। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। यानी इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो कुछ बात समझ आई? क्या समझ आया? केस 1 जब हमने देखा था तब जो है हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। इफ़ यू रिमेंबर, नोटबुक पीछे करो, केस 1 में, बोर्ड भी मैं पीछे कर सकती हूँ वैसे तो, कहाँ पे देखा था? केस 1 में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तब क्या हो रहा था? इमेज बेटा F पे बन रही थी। तो उल्टा केस भी सेम है, यानी अगर आप इस केस में, कौन सा केस है? केस 5 में आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। ओके, सो लेट्स read the features. When the object is placed at principal focus F of a concave mirror, a highly enlarged image is formed at infinity. Properties क्या होगी इमेज की बेटा? इन्फिनिटी पे बन रही है तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है वो चले जा रही है इन्फिनिटी तक, सो विच मीन्स इमेज इज़ वेरी लार्ज। तो कॉन्केव मिरर में जब बहुत पास आ जाते हैं इतनी बड़ी इमेज बनती है, यानी इन्फिनिटी पे बन रही है वो इमेज। हाईली इनलार्ज्ड, और यू कैन इवन से हाईली मैग्नीफाइड। इनलार्ज भी कह सकते हो, और साइंटिफिक और टर्म यूज़ करना हो तो मैग्नीफाइड। रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कहीं भी मिरर के पीछे नहीं गई, कहाँ आ रही है? मिरर के फ्रंट में ही बनेगी, ऑल्दो इन्फिनिटी बट इन फ्रंट। सो कैसी बनेगी? रियल और उल्टी, यानी इन्वर्टेड। सो आई होप मैक्स केसेस जो हैं आपने मैक्सिमम
कॉन्केव मिरर के क्या देखे हैं, रियल और इन्वर्टेड, विच मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फ्रंट ऑफ द मिरर और इन्वर्टेड है। तो बोलो मैम एक केस बचा है, उस एक केस में कहानी थोड़ी अलग है, यानी मैक्सिमम आपने देखा क्या रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो कुछ लोग कहते हैं हमेशा कॉन्केव से ऐसी बनती है। कभी भी आप ऑलवेज या हमेशा वर्ड यूज़ करने से पहले सोचा करो, क्योंकि हर बार एक केस नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो तभी मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैंने कहा यूजुअली, मैं क्या कहती हूँ, यूजुअली कॉन्केव में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। बट अब आ जाओ केस नंबर 6 पॉसिबिलिटी पे। यहाँ कहानी जो है थोड़ी अलग बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल, विच मीन्स मिरर के ना एकदम पास में चिपका दिया, यहाँ मिरर है, यहाँ चिपका दिया आपने ऑब्जेक्ट, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा है बेटा आपने ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आइए अब इस केस को बनाते हैं, इस केस को हम ड्रॉ करते हैं। केस नंबर 6 लास्ट केस है, अच्छे से बनाना। ओके, इसको समझते जाना बिकॉज थोड़ी अलग कहानी है इसकी, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट एट नहीं, बिटवीन लिख देते हैं ना, बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। चलिए, तो पहले जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे हमने पॉलिश किया, ठीक। अब समझो कहानी, थोड़ी कहानी जो है ना, एक काम कर सकते हो, सुनो, मैंने पूरा ही मिटा दिया, पूरा नहीं मिटाना था, पूरा नहीं मिटाना था। पलक मैम क्या हो रहा है, आइए आइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो फिर से बनाए प्रिंसिपल एक्सिस, आप मत मिटाना, एक्चुअली क्या है ना, पीछे बननी है, मुझे याद ही नहीं रहा भाई, बैक ऑफ द मिरर बनाना है, तो थोड़ी स्पेस वहाँ भी छोड़ के रखना। ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ द सी, एफ एंड पी। चलिए, अब कहाँ रखना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है हमें रखना है एफ और पी के बीच में, तो रख दिया, जैसा बोला वैसा हमने कर दिया। नाउ जो है रेज को ज़रा बाहर निकालिए। अब क्या है, फोकस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे है, तो कहानी कैसी चलेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको अपन थोड़ा और जो है इमेज को बड़ा बना देते हैं। चलिए ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लुक वेरी केयरफुली। अब जो है यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। कहानी थोड़ी अलग कैसे, हर बार जो है हमने केस देखा था, इमेज जो है यहाँ बन रही थी, इमेज जो है यहाँ, बिकॉज फोकस तक भी थी कहानी तो भी ठीक थी, फोकस तक भी ठीक था, इन्फिनिटी पे बन रही। अब इन्फिनिटी के आगे कुछ होता है क्या, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, खुद ही अनंत है, अनंत के आगे क्या ही होगा, परमानेंट, अनंत। ओके, तो अब अगर इन्फिनिटी के आगे कुछ नहीं है तो पीछे तो जा ही सकते हैं, तो विच मीन्स तभी फ्रंट ऑफ द मिरर की जगह, देखो ना क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर की जगह बेटा कहाँ बन रही है इमेज, एट द बैक ऑफ द मिरर, ये पीछे साइड। बोलो इन्फिनिटी के आगे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। होता है ना, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, कार, तो अब कार में आगे जगह नहीं है, या कुछ भी चलाओ, स्कूटी चलाओ, साइकिल चलाओ, आगे जगह नहीं है, तो मैं आगे से ही निकालूंगा, मैं तो आगे से ही रेस दे के निकालूंगा, ऐसा थोड़ी ना है, रिवर्स भी तो लेते हैं ना, पीछे ले लेते हैं। सो ओवर हेड सेम केस चलता है। लास्ट केस में क्या किया है देखो, चलो अब शुरुआत करते हैं रेस की। रेस को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक पैरेलल रे हमने निकाली, ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो ये कहाँ से क्रॉस होगी, बोलोगे मैम फोकस से होगी, अभी भी फोकस से ही क्रॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फोकस से क्रॉस करवाओ। अब क्रॉस तो ये रे फोकस से करी है, लेकिन ये जाएगी बैक ऑफ द मिरर में, इट विल अपीयर टू मीट, इट विल अपीयर टू मीट एट द बैक ऑफ द मिरर, ये बैक ऑफ द मिरर चली। अब एक मैंने सोचा, एक अपन कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, एक रे अपन लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ से हमने एक रे निकाली जो कि यहाँ से गई और वापस आ गई, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वापस आ गई, लेकिन इट विल टेंड टू मीट बैकवर्ड्स, ये पीछे जाएगी और यहाँ पे ये दोनों जो हैं इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए ज़रा, समझ रहे हो, पीछे जा रही है, हमेशा बैक ऑफ द मिरर डॉटेड लाइंस बनाया करो, क्यों, बिकॉज वो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, इट इज़ अपियरिंग टू मीट, इट अपियर्स टू मीट। तो ये क्या बन गई हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। एंड नाउ कैन एनीवन टेल मी क्या फीचर्स होंगे इसके, बहुत ही आसान है। इमेज के फीचर्स क्या हैं, लेट्स नोट डाउन।
सबसे पहला और मज़ेदार फीचर्स कि मैम फाइनली सर हाथ पैर उल्टे नहीं हैं, यानी सर ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनी है। यानी ऑब्जेक्ट ऐसा था ए बी, तो ए डैश बी डैश भी सीधे ही बने हैं, तो इमेज इज इरेक्ट। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात देखो, इमेज मिरर के सामने बनी है या पीछे, तो हमने दिख रहा है क्लियरली बैक ऑफ द मिरर बनी है। बैक यानी इट इज नॉट अ रियल इमेज, कैसी इमेज है, वर्चुअल। बैक ऑफ द मिरर बनी है तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। इरेक्ट है, वर्चुअल है। नाउ लुक एट द साइज, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन कंपैरेटिवली इमेज जो है बड़ी बनी है। इमेज जो है बड़ी बनी है यानी कैसी है, मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज बड़ा, मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज्ड है इमेज। आई होप इट्स क्लियर। इतनी बात समझ आई, देख लो इसको आराम से। लास्ट केस है, थोड़ा अलग था बट आई थिंक ऑब्जर्वेशन से समझ आया होगा। रेस कैसे निकाली है वो भी समझ आया होगा। इसको देखो, फिर मैं पिक्चर वाले इमेज में भी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके चलिए आइए इधर। अब यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। पहले क्या किया, एक पैरेलल रे निकाली, इंसिडेंट रे। वो कहाँ गई, रिफ्लेक्ट होके गई फोकस से, बट अपीयर करी पीछे पीछे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली रे और वो भी जो है पीछे पीछे जाके मिली है। तो देखो ये बना है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, ऑब्जेक्ट में एक चीज़ और याद रखना, ऑब्जेक्ट भी डॉटेड ही बना देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी जो है आप बेटा डॉटेड बना देना ऐसे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए आ जाइए, अब रीड करते हैं पॉइंट्स। When the object is placed between principal focus and pole of a concave mirror and enlarged, यानी अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो इमेज बड़ी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। प्रॉपर्टीज इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब समझते हो ना, VR सुना है, वर्चुअल रियलिटी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। सो विच मीन्स थिंग्स विच आर नॉट हैपनिंग इन योर रियल लाइफ। तो वैसे ही यहाँ पे बेटा फ्रंट ऑफ द मिरर है, पीछे क्या कहानी चल रही है, लगता है ना कि हो भी रहा है या नहीं। सो वी अज्यूम कि दे आर अपियरिंग टू मीट ओवर देयर, ठीक है, तभी इसे कहते हैं वर्चुअल। एंड अगेन इमेज उल्टी सीधी नहीं, उल्टी नहीं है, बिल्कुल सीधी है, यानी वी कॉल इट एज एन इरेक्ट इमेज। तो ये क्लियर हुए बिल्कुल 6 केसेस जो हमने देखे हैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के। अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुट अ हेडिंग, 5-6 स्टार्स लगा दो। मिरर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अब भाई फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे एंड इसी फॉर्मूला पे काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। लेट्स बिगिन विद द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब जैसे मैंने पीछे बताया था, कुछ कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। जब हमने ये मिरर देखा था, ये अभी क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात है तो इसकी कहानी देखो। जब हमने देखा CFP, नाउ मान लो जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूजुअली जितने भी डिस्टेंसेस हैं पोल से लिए जाते हैं। पोल बीच का बंदर है ना, एक लैंडमार्क है, वहाँ से डिस्टेंस लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है पोल से उसका डिस्टेंस वो किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल यू से, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मान लो इमेज कहीं भी बनी है, इमेज मान लो यहाँ बन गई है ना, तो इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, दैट इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ हमें क्लियरली पता है, फोकस से जो है पोल तक का डिस्टेंस डिनोटेड एज स्मॉल f। इज इट क्लियर? इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेना, जब फॉर्मूला लिखो तो ये ड्रॉन होना चाहिए। सो यू शुड रिमेंबर कि कौन सी चीज़ क्या है। देखो नया नया पढ़ते हो ना जब कोई भी चीज़, तो उसको कर लिया करो, लिख लिया करो 5-6 बार, देन व्हेन यू विल गेट यूज टू इट तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर से बनाना। अब आ जाओ, u, v एंड f के बीच का रिलेशन क्या है। 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल डिस्टेंस। कुछ नहीं है, इसका जो फॉर्मूला है ये है, इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स यानी 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसे ही कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज हमें कॉम्पिटिटिव, हमें ओलंपियाड वगैरह देना है तो MCQs में आपको डेरिवेशंस नहीं आती हैं, तो डोंट वरी, आपको सिंपल फॉर्मूलेज याद करने हैं। जहाँ ज़रूरत होती है कि हाँ यार यहाँ लेके आना ज़रूरी है, वहाँ बताऊँगी। यहाँ पे सिंपली यू हैव टू लर्न द मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/u
प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और इसी से हम काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नोट दैट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये क्यों लाइन कही गई है? बिकॉज आधे लोगों को समझ ही नहीं आता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन कहाँ से दूरी दूरी पूछते हैं ना। जैसे आपको मॉल जाना है तो मॉल की दूरी कितनी है, अरे दूरी कहाँ से, टैक्सी वाला भी तो पूछेगा जाना कहाँ से है, तो यहाँ बोलोगे घर से दूरी है या स्कूल से दूरी है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कहाँ से आप लोगे, मेन पॉइंट कौन सा लोगे जहाँ से आप कंपेयर करोगे, वो है पोल। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से है। इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब ये मत समझना कि यहीं होगा इमेज डिस्टेंस। अब बेटा पीछे भी तो बन रही थी बैक ऑफ द मिरर इमेज, तो यहाँ से पोल का डिस्टेंस वो भी v होगा। ये मत सोचना कि मिरर के पीछे है तो कहानी कुछ बहुत अलग होगी, नहीं, सेम ही है, जस्ट मिरर के बैक में हो रही है वो। एंड फोकल लेंथ f इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। डू राइट दिस फॉर्मूला, ओके, इट शुड बी रिटन इन योर नोटबुक्स। चलिए अब कुछ और चीज़ देखो। लास्ट सेशन में हमने प्रूफ किया था फोकल लेंथ और r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक डिफरेंस। तो इफ r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, देन हमने क्या प्रूफ किया था कि, वैसे तो हमने मेनली ये प्रूफ किया था कि r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो अब अगर आपको बेटा फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या करो, 2 को नीचे लेके जा सकते हो, तो क्लियरली लिख सकते हो r/2 इज इक्वल टू f। कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझते हो ना मैथ्स कैसे करते हैं ये वाली, कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक से भी पढ़ा रही हूँ, कुछ लोगों को होता है यार बचपन से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। अब जैसे बोलते 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो भी नहीं आता, तो घबराया मत करो, कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। देखो कभी भी 2 टर्म्स दिए होते हैं, ये क्या दिया है, r इज इक्वल टू 2f। अब मान लो क्वेश्चन में बोला है f की वैल्यू निकालो, क्या बोला है, r की वैल्यू दी है, f की वैल्यू निकालो। निकालो मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाती हूँ, बेटा किसी भी चीज़ की इफ़ इन एनी इक्वेशन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एवरी टाइम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इफ़ इन एनी इक्वेशन आपको जो है वैल्यू निकालनी होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ कहती है, वो चीज़ कुछ कहती है, सुनो तो सही, वो चीज़ कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, मेरे आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ मेरी वैल्यू निकल रही है। अभी होता है ना, मेरी वैल्यू निकल रही है, बाकी सब हटा दो। क्यों, सब्जी वगैरह लेने जाती हैं मम्मी या पापा, कोई भी घर में जाता है, तो अगर अनियन लोगे, प्याज लोगे, तो सिर्फ क्या रखोगे बैलेंस में, प्याज ही रखोगे ना तराजू में। ऐसा तो नहीं है टमाटर वगैरह सब साथ में रख दी, नहीं, सिर्फ प्याज रखते हैं। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट f, उसको अकेला छोड़ दो। अकेला कैसे, उसके आसपास जुड़ी कोई भी टर्म हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, प्लस माइनस, उसको दूसरी साइड ले जाओ। ओवरहेड दूसरी साइड मतलब क्या, यहाँ बॉर्डर होता है इक्वल टू साइन। तो अब क्या करोगे, ये जो 2 है ये पसंद नहीं आ रहा था f को, तो इसको बोलो भाई तू इधर चले जा। तो ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवीजन में। इधर किधर है, मल्टीप्लिकेशन में, तो बॉर्डर पार किया, कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। सो दिस इज क्लियर, f इज इक्वल टू r/2। आई होप बहुत बेसिक चीज़ है, बार बार नहीं बताऊंगी, अभी आप ये समझ जाना। ओके चलिए, अब क्या बताना चाह रही हूँ मैं, मिरर फॉर्मूले को और आप कैसे लिख सकते हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैम, हम ये काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में आपने देखा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब हमें पता है f की एक और वैल्यू आ सकती है, तो क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो क्या कर सकते हो आप, f को रिप्लेस करके लिख दो ना। f क्या लिखा था, f इज इक्वल टू r/2, तो यहाँ लिख दो f इज इक्वल टू r/2। और जब 2 डिवीजन के साइन होते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो क्या हो गया, 2/r हो गया। तो इसी चीज़ से ये वाला फॉर्मूला आ गया, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2/r। पूरा मैंने निकलवा के दिखाया है ये कैसे आई है टर्म, कंफ्यूज मत होना। ये मेनली तो आपको इतना ही याद रखना होता है, मिरर फॉर्मूला है ना, मेनली इतना याद रखना है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कभी कोई क्वेश्चन, f नहीं r की वैल्यू देती, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं भेदभाव नहीं है कि यार कॉन्वेक्स मिरर को छोड़ दें, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, हर मिरर पे जो है ये स्टोरी एप्लीकेबल है। चलिए अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन वर्ड को मैं बहुत ही सिंपली फिर से समझाऊं तो
बहुत डिफिकल्ट मत लिया करो। क्या है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता है ऐसे ओल्ड ओल्ड लेके घूमते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर देखेंगे उससे पढ़ेंगे, तो यानी क्या छोटे अक्षर होते हैं उनको बड़ा कर देते हैं, छोटे अक्षरों को बड़ा कर देते हैं। किसका काम होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। अब भाई इसका नाम मैग्नीफाइंग ऐसे तो नहीं रख दिया है कि बोर हो रहे थे सो लेट्स जस्ट कीप द नेम मैग्नीफाइंग, नहीं। मैग्निफिकेशन मतलब छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। आई होप दैट इज क्लियर। सो ओवर हेयर जब आपको मैग्निफिकेशन की सुंदर सी डेफिनेशन दी है तो ज़रा इसे नोट करो। मैग्निफिकेशन इट इज़ डिफाइंड एज द, अब मैग्निफिकेशन मतलब तो समझ गए। नाउ फिजिक्स है, बिना सॉल्व किए मज़ा तो आने वाला नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग्स टू सम रिलेशन। क्या रिलेशन है? देखो, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहा? रेशियो। रेशियो समझते हो ना, जैसे मैं 1/2 लिखूं या 1:2 लिखूं, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे किसका रेशियो कहा है बेटा? साइज ऑफ द इमेज। किसकी साइज पहले ली गई है? इमेज। वो इमेज जो बना रहे थे ना हम A', B', क्या ली थी हमने इमेज की साइज? H' ले लो या फिर H2 भी ले लो। डोंट गेट कंफ्यूज। देखो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें दी रहती हैं, तो देखो सबके बोलने का तरीका अलग है। बिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? सो सबका तरीका अलग है भैया। कोई H' लेता है, कोई H2। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऊपर आएगी साइज ऑफ इमेज, खत्म। ऊपर क्या आएगी? साइज ऑफ इमेज। आप उसको कुछ भी रिप्रेजेंट करो बेटा, आप I से करो, आप H' से करो, आप H2 से करो, डजंट मैटर। कॉमनली हम क्या ले लेते हैं? इमेज की जो साइज है बेटा, इमेज की साइज है, साइज कह लो, हाइट कह लो, उसे हम H' लेते हैं, ऊपर डैश लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई पहले आया था ऑब्जेक्ट तो उसको पहली सीट मिल गई और उसको H कहते हैं। सो ओवर हेयर मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं ऐसे, H' साइज ऑफ इमेज अपॉन H साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो, ये होता है मैग्निफिकेशन। तो किसी भी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकालना हो तो पहला फॉर्मूला ये है, नोट दिस डाउन फर्स्ट। और यहाँ पे भूलना नहीं, ये लिखना कौन क्या है। ऐसा हुआ H' अपॉन H लिख के भूल गए, ये क्या था भाई? नेक्स्ट टाइम खोली कॉपी, H' क्या है, H क्या है। इट हैपन्स व्हेन यू स्टडिंग करंटली ना, उस वक्त चीज़ें याद रहती है, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो। इसलिए इस वक्त थोड़ा एफर्ट और करो प्लीज़, मेरे लिए थोड़ा एफर्ट और करो और जो है पूरी चीज़ लिखा करो। इमेज साइज इज H', ऑब्जेक्ट साइज H। मैंने भी लिखा ना यहाँ पे। चलो ये पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। नाउ कम टू मैग्निफिकेशन, जिसमें कि आपको अलग सी चीज़ दी गई है, कुछ नहीं है। मैंने ये दो क्यों दिखाए हैं, इसका पर्पस है अलग अलग जब भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कि मैम इस बुक में कुछ और था, एनसीईआरटी में कुछ और है, दूसरी बुक में कुछ और है, क्या चक्कर है? कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स, राइट? आप कौन से नज़रिए से देख रहे हो। बोलते हैं ना सबका अपना अपना एंगल होता है देखने का, तो कोई गलत नहीं है, सब अपने पर्सपेक्टिव पे सही है। ये फिजिक्स पे भी रिलेट करता है और ये लाइफ में भी रिलेट करता है। यानी हम किसी को गलत प्रूव करते हैं ना कि यार तुम गलत हो, अपने हिसाब से हर कोई सही होता है। ये सही गलत ये सब रिलेटिव बातें कि दुनिया की बातें। एक्चुअल में सही क्या, जिसको जो चीज़ सही लगे। यार मैंने देखा ये, तो मैं जिस एंगल पे हूँ मुझे ये चीज़ सही लग रही है। मान लो कोई दूसरे एंगल पे, उसकी लाइफस्टाइल अलग, उसने देखी वो बात तो उसको सही लगी। तो सही गलत के ना चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। अब यहाँ भी वही कहानी है। ये मैंने क्यों दिखाया? अब एट वन प्लेस साइज ऑफ इमेज इन्होंने I लिखी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट O। अब किसी दूसरी बुक्स में मैंने देखा था H2 H1 लिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। और मैं यूजुअली H' और H से पढ़ती थी, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसमें क्या आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में साइज ऑफ इमेज, डिनोमिनेटर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन। डू राइट द डेफिनेशन एज वेल, है ना? फॉर्मूला तो लिखोगे, डेफिनेशन क्या है? सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट एंड रिमेंबर, साइज ऑफ इमेज पहले आएगा, ऊपर साइज ऑफ इमेज है, नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये फॉर्मूलाज लिखते जाना बिकॉज आगे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए नाउ लेट्स कम टू, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो। जब भी देखना साइज ऑफ इमेज, बेटा सुनना ध्यान से, है ना? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही हो। ये कौन सा केस देखा था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए सबका, मैं देखूंगी। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल कौन से केस में थी? अभी पीछे ही पड़ा यार, कॉनकेव मिरर में।
और टाइपिंग तो आप लोगों की बहुत ही फास्ट है, कितनी जल्दी तो टाइप करते हो। यहाँ भी करके बताओ। इक्वल कौन से केस में पढ़ा था, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था बेटा, कौन से केस में था ये, जल्दी से बताओ। क्विकली गिविंग यू टाइम टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाइट ऑफ इमेज रखोगे, है ना। अब कौन सा केस है वो तो मुझे भरोसा है कि भाई दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैंने कहा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो। इक्वल यानी क्या, जैसे हमने लिया h डैश है साइज ऑफ इमेज और h है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मान लो h डैश 4 सेंटीमीटर है और क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सेम ही था तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो बेटा आंसर कितना आएगा बताओ, 1। कोई भी केस ले लो, दोनों की साइज सेम होगी, आंसर 1 ही आएगा। 10 केस ले लो, कोई भी केस दे दूँ, 5x5, 6x6, 3x6, 3x6, 5x2, कुछ भी, कितना भी बड़ा नंबर ले लो भाई, आंसर क्या आने वाला है, 1। विच मीन्स अगर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो बेटा मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा। और उल्टी बात भी कह सकते हो, इफ मैग्निफिकेशन इज 1 इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल है ना। कान इधर से खींचो इधर से खींचो, बात तो एक ही है। सो सिमिलरली अगर मैं कहूँ मैग्निफिकेशन 1 है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक ही है। या फिर मैं कहूँ इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज एक ही है, तो भाई मैग्निफिकेशन 1 ही आएगा। कितने भी नंबर ले लो, मैं कह रही हूँ ना, कितने भी सेम नंबर ले लो, क्या आएगा आंसर, 1। मैथ्स में पढ़ते हो कि नहीं, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 1। पहला केस क्लियर है। दूसरी बात पे आओ, जिस केस में हम देख रहे थे, अपने केसेस को जरा पीछे लेके जाओ, जिन केसेस में हमने ये देखा था कि साइज ऑफ जो बेटा इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो है जहाँ पे बड़ी बन रही थी, तब हम क्या कह रहे थे कि भाई इमेज मैग्नीफाइड है ना, बोल रहे थे ना, इमेज तो मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड कब होगी इमेज, व्हेन साइज ऑफ इमेज h डैश और h, व्हेन साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन सम केसेस वी सॉ ना कि बेटा ऑब्जेक्ट तो इत्तू सा था, वो शुरुआत में जो मैडम जी थी ना जिनका हाथ था इत्तू सा, लेकिन मिरर में इट वाज सच सो बिग, यानी मैग्नीफाई हो गया, तो यानी ऑब्जेक्ट की साइज कम और इमेज की साइज ज़्यादा। h डैश इज ग्रेटर देन h, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। तो इसका कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो h डैश और h की हाइट से। फॉर इंस्टेंस जैसे आपने लिया h डैश, कुछ भी केस ले लो, h डैश को बस बड़ा रखना है h से। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा 3 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 3 है और इधर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है, बड़ी है, कितनी भी बड़ी ले लो, 0.1 बड़ी लोगे तो भी 0.1 आंसर बड़ा आएगा ही। तो ऊपर 6 रखा, नीचे 3 रखा, आंसर कितना आया है बेटा 2। तो यानी क्या, हमेशा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। इन विच केस, इफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा आएगा, ऑफ कोर्स बड़ी इमेज दिखेगी। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि बच्चे इस चीज़ को क्यों रटते हैं यार, इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं, कन्फ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं। अप्लाई द कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई वी टीच यू इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट। अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड देन अप्रोच थिंग्स। ऑलराइट, चलो लास्ट केस तो मुझे यूं ही बता दोगे, है ना, आधे जवाब मुझे मिल रहे होंगे, बैठे बैठे बता रहे होंगे। क्या होगा लास्ट केस? लास्ट केस में अब ऐसा है जिसमें इमेज बहुत छोटी बन रही है, इतनी सी बन रही है, तो यानी h जो है ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी बन रही है। सो इस केस में व्हाट विल हैपन, इस केस में जो है मैग्निफिकेशन होगा बेटा लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1। टेक एनी केस, अगेन एग्जाम्पल मैं ज़रूर देती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद MCQs भी हम सॉल्व करेंगे यार आने वाले सेशन में, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन तो भरा रहना चाहिए आंसर्स से। ठीक, तो यहाँ क्लियर कर लो जितना कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक से लेके चलूँगी। चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, इसको 2 ले लेती हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा करो। साइज ऑफ इमेज 2 ले ली, ऑब्जेक्ट की बड़ी लो ना, कितनी ले लूँ, 10 ले लेती हूँ। चलो ठीक, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बहुत छोटी बनी है, तो चलो इसको ज़रा डिवाइड तो करो। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश कितना बेटा 2, ये कितना है तो बताइए ज़रा आंसर कितना आएगा। अब ये भी हम बताए हैं कितना आएगा आंसर, ऐसे डिवाइड करना आता है ये छोटे बच्चों जैसे, पॉइंट में ऐसे आंसर लगाते हो, पॉइंट लगाओगे फिर 0 लगाओगे, ये सब चीज़ें सॉल्व करना सीख जाओ
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में बेटा। पॉइंट में आंसर आ गया तो समझ गए, ऑफ कोर्स 1 से कम होता है ना, 0.2 इज लेस देन 1। तो जितने भी केस होंगे जहाँ पे इमेज की साइज छोटी है ऑब्जेक्ट से, वहाँ पे मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज फेसेस, है ना, इन मुंह के बीच में कंफ्यूज मत होना। जिसकी तरफ मुंह बड़ा होगा यानी वो बड़ा है, ये समझा करो। जिसकी तरफ मुंह खुला है आ, तो यानी वो बड़ा है। इधर मुंह खुला है ऐसे आ करके है तो यानी 1 बड़ा है बेटा, 1 बड़ा है, समझ रहे हो। और अगर इस तरफ मुंह खुला है यानी मैग्निफिकेशन बड़ा है। ओके, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से याद किया करो। आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो 5-6 अलग अलग एग्जाम्पल लेना, लेकिन ऐसा ही लेना कि केस के हिसाब से। जैसे इमेज की हाइट यहाँ छोटी है तो छोटी लेना, कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट। आई होप दीज 3 cases आर वेरी क्लियर. Let's repeat them. If magnification is equal to 1, then image is of same size as of object. If magnification is greater than 1, then image is magnified. If magnification is less than 1, then the image is diminished. Ittusi. Alright. Now come over here. एक फॉर्मूला तो आप देख चुके हो, m is equal to h dash upon h. एक और फॉर्मूला देखो, क्योंकि हमें सॉल्व कर रहे हैं, MCQ डेरिवेशन नहीं लानी है, तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला आपको बताती हूँ मैं। एक तो ये फॉर्मूला है, क्लियर है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लो। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट की बात है तो इनसे रिलेटेड हमने ये 2 टर्म्स भी तो पढ़े हैं ना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस करके। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये IMG लिखा है मैंने, इमेज, और DIST डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस VU करके कुछ पढ़ा है। So now over here if you're talking about object and image, तो इनकी एक और टर्म पे आ जाता है। Magnification is also equal to negative V by U. V अगेन ऊपर, इमेज ऊपर ही आएगा, उसको नीचे नहीं लेके आना, और ऑब्जेक्ट नीचे ही, बस एक माइनस का साइन लगा देना। तो ये अगेन आ जाता है एक और फॉर्मूला। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये लिख लो और यहाँ पे U और V भी याद से लिखना, जितनी बार हो लिखते जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट तो समझ गए थे, सेकंड भी समझ गए। ऊपर आएगा इमेज डिस्टेंस बेटा, नीचे आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन एक नेगेटिव का साइन है। अब सम स्टूडेंट्स डू कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन को भाव नहीं देते हैं, क्या है ये, करना मत ऐसा कभी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वन साइन योर होल आंसर, योर होल कॉन्सेप्ट विल बिकम रॉन्ग। एंड यहाँ तो साइन का बहुत खेल है, पूरा कार्टेशियन हमने साइन कन्वेंशन देखा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि इसी से जो है हमें नेचर पोजीशन पता चलेगी। और क्लियर आइडिया है तो वीडियो के एंड तक बने रहो, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इतना बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं इतना लिख सकती हूँ ना बेटा कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। ऐसा मैं एक टर्म ला सकती हूँ आखिरी में, सितारे लगा दो आसमान से उतार के, जितने हो यहाँ लगा दो, ऐसा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि m इसके भी बराबर है, m इसके भी बराबर है। सो ऑल दीज आर इक्वल। पहले ये 2 लिखना, डायरेक्ट ये मत लिखना, है ना, बिल्कुल मैम ने यहाँ स्टार लगाए तो सिर्फ यही वाला लिख के चले गए। राइट दिस वन फर्स्ट, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन ओवर हेयर राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and then write this formula. Okay, magnification is equal to size of image upon size of object is equal to negative image distance upon object distance. ठीक है, बिल्कुल इसको रखना संभाल के। चलिए अब ये मैं हटा देती हूँ। The formula m is equal to minus v by u is valid for convex as well as concave mirror, दोनों mirrors के valid है, and it is independent of nature of object, real और virtual, irrespective of its position। यानी ये जो formula है चिंता मत करो, concave में भी मतलब यहाँ भी use है, and when we'll study convex तब आप मुझे याद दिलाओगे कि कौन सा formula हमने पढ़ा था। Okay, let's move on। चलिए, now magnification की क्या बात है, magnification समझना, ये डाउट आता है बच्चों को कि मैम मैग्निफिकेशन एक वर्ड था, डिमिनिश भी तो था, ये क्यों नहीं अलग से टॉपिक है? बिकॉज छोटी इमेज भी तो बन रही थी कितने सारे केसेस में। सो व्हाई इज देयर ओनली मैग्निफिकेशन? तो समझो बेटा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। व्हाट एम आई सेइंग? रिपीट करती हूँ, मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इमेज।
और यही बहुत बढ़िया फीचर है जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप पूछा जाता है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। जब नेचर में लिखाते हैं कुछ लोग फ्रेंडली है ये नेचर नहीं पूछते, नेचर एज इन कैसी इमेज है भाई बताओ, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सब हम कैसे बता सकते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो समझदार हो, इमेज बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो यही डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड को ना ज़्यादा भाव नहीं दिया गया, मतलब बोल दिया कि एक ही नाम रख लेते हैं, कितने दो दो बार क्यों बोले भाई। मैग्निफिकेशन है, पॉजिटिव हुआ तो मतलब मैग्नीफाइड है, नेगेटिव हुआ तो यानी इमेज छोटी बनी है, डिमिनिश्ड है। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही को बताया, डिमिनिश तो बताया नहीं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में ही सारी कहानी समा जाती है। अब देखो, इफ m यानी मैग्निफिकेशन, दे कैन ऑल्सो जस्ट डिनोट इट विद, ऐसे सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सो आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। स्मॉल m इज फॉर मैग्निफिकेशन, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रियल इमेज इज नॉट ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज नॉट ऑलवेज इरेक्ट। बोले ये क्या बात हुई। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना ऑलवेज, इसको यूज़ करने से बचा करो, थोड़ा सोचा करो, क्योंकि हर केस कहीं भी ऑलवेज आना बहुत मुश्किल होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड जब आप साइंस पढ़ते हो तो एक्सेप्शन आते ही हैं, कुछ ना किसी को अलग जाना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड हो, वो तो आप समझ ही गए थे जब 6th केस देखा है। और ऐसा भी नहीं है भाई कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट हो। अब ये कैसे समझोगे जब आप कॉन्वेक्स मिरर के केस देखोगे। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, नाउ लेट्स कम टू अ फ्यू यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या, बिकॉज मैम इतने रेस तो पढ़ लिए, डायग्राम पढ़ लिए, इनका कहीं यूज़ भी है ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। लेट्स बिगिन विद सम यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। Some of the practical applications of spherical mirrors are: number 1, a concave mirror is used as a reflector in torches, searchlight, headlights of motor vehicles, etc. to get powerful parallel beams of light. क्या समझे हो? कॉन्केव मिरर के यूज़ कहाँ पे हैं, ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, आप ऐसे ना एरो लगा के भी लिख सकते हो कि यार जितने नाम कवर हो सके ले लो। टॉर्च में यूज़ होता है। अब टॉर्च क्यों जलाते हो जब लाइट नहीं होती है? टॉर्चेस जलाते हैं ना, मोबाइल की फ्लैश लाइट। एक इतनी सी जगह से भाई, एक इतनी सी जगह से इतनी सारी लाइट आ रही है जो कि फैल रही है, तो ये किसका कमाल है? कॉन्केव मिरर प्रेजेंट रहता है। दूसरी बात आती है, ये जो गाड़ी वाड़ी चलाते हो, आगे हेडलाइट होती है ना गाड़ी के, उसमें से भी बढ़िया फैला फैला दिखता है ना, बहुत जितनी स्प्रेड हो सके उतनी लाइट स्प्रेड होती है, बिकॉज वहाँ भी यूज़ है कॉन्केव मिरर का। सम पीपल कन्फ्यूज इट विथ रियर व्यू मिरर। कंफ्यूज मत होना, देखो हेडलाइट की बात कर रही हूँ, गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होती है उसमें कॉन्केव होता है, और रियर व्यू मिरर यानी गाड़ी के साइड में जो मिरर होते हैं पीछे देखने के लिए, वो होते हैं कॉन्वेक्स। तो गाड़ियों की जब बात, जैसे व्हीकल बात आई सबको कॉन्वेक्स मिरर याद आता है, बोले यहाँ कैसे आ गया? दिस इज हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ओके, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम टॉर्च यूज़ करो, हेडलाइट यूज़ करो ना, तो क्या इमेजिन करना, भैया ये कॉन्केव मिरर है और कैसे लाइट निकल रही है और बढ़िया जो है फैल रही है। ठीक। सेकेंड आओ, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर to focus light on body parts like eyes, ears, nose, throat, etc. to be examined. Very nicely, ये बहुत ही यार इंपॉर्टेंट यूज़ है। डॉक्टर साहब भी मैंने दिखा दिया आपको। कॉन्केव मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूजुअली यहाँ पे डॉक्टर की आँख पे होता है ना, हेड मिरर जिसे कहते हैं। एंड ये यूजुअली आप पता है कहाँ देखोगे? ENT डॉक्टर्स होते हैं ना, ईयर्स, नोज और थ्रोट वाले, तो आइज़ में भी। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब अंदर चीज़ें कितनी छोटी छोटी सी हैं, तो उन्हें इनलार्ज करके देखने के लिए, उन्हें जो है सही तरीके से देखने के लिए क्या यूज़ होता है? कॉन्केव मिरर। तो डॉक्टर्स हेड मिरर होता है, यूजुअली आइज़, ईयर्स, नोज, इधर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो है ऐसा डॉक्टर को देखा भी होगा कभी। नेक्स्ट टाइम देखो तो पूछना डॉक्टर से भी, क्या ये कॉन्केव मिरर है? या पूछोगे या बता ही देना उन्हें, हो सकता है इतने टाइम पहले पढ़ा हो तो फिजिक्स भूल गए हो वो, है ना, बायोलॉजी घुसी होगी। चलिए, तो क्या क्या नाम बिल्कुल नोट होने चाहिए? टॉर्चेस, हेडलाइट, सर्च लाइट, और क्या? डॉक्टर्स का हेड मिरर। नेक्स्ट आओ, थर्ड, अ कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो यूज एज अ शेविंग और मेकअप मिरर एज इट कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, पता है क्या? कॉन्केव मिरर को
शेविंग एंड मेकअप मिरर देखा है आपके घर में अगर कोई हो, है ना, फादर या बिग ब्रदर, या फिर मेकअप में भी यूजुअली मदर्स वगैरह जो मिरर यूज़ करती हैं वो होता है कॉनकेव मिरर। क्यों ऐसा आई शेडो वगैरह लगाना होता है, लड़कियों को पता होगा ना, आई शेडो वगैरह लगाते हैं तो क्यों ऐसा मिरर लेते हैं, तो उससे क्या आईज थोड़ी बड़ी दिखती है या आई लाइनर जो है वो लगा पाते हैं। हाँ, मेल्स की भी बात करती हूँ, देखा है शेविंग करते हुए। अब क्या है, आपको बारीकी से शेविंग करनी है तो शेव जब करते हो तो कॉनकेव मिरर साथ रखते हो, और नहीं हो तो आपको बार बार सैलों वगैरह इन जगह पे दिखेगा ये सब। कौन से? कॉनकेव मिरर। क्यों? बिकॉज उससे पहली बात तो इरेक्ट इमेज भी फॉर्म हो सकती है, जो केस देखा था याद है कि नहीं, इरेक्ट इमेज भी थी, सीधी इमेज भी थी, और मैग्नीफाइड भी, बड़ी भी। ओके, लेट्स कम टू फोर्थ यूज। द डेंटिस्ट्स यूज कॉनकेव मिरर्स टू ऑब्जर्व लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। कौन कौन गया है डेंटिस्ट के पास, जरा बताओ, किसी ने ऑब्जर्व किया है? दांत में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने भी, मुझे याद है खैर डेंटिस्ट के पास जब मैं गई थी तब तो खैर इतनी बड़े नहीं थे हम, छोटे छोटे थे, तो तब का इतना याद नहीं है यार कौन सा मिरर यूज़ किया है। बट किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे वो एक मिरर डालते हैं अंदर टू सी वॉट इज, बिकॉज ऐसा आपका बेटा अंदर हैंड तो वो डालेंगे नहीं, है ना, वो क्या करते हैं, वो मिरर डालेंगे, ऐसे आँख तो नहीं डाल देते, मिरर डालते हैं और वहीं से जो है देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, सो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू ऑब्जर्व लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। Number 5, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar cookers, solar furnaces, etc. तो concave mirrors जो हैं sunlight की जो लाइट है उसे concentrate यानी क्या, एक सही डायरेक्शन देने के लिए, जो सोलर कुकर वगैरह काम करते हैं ना, इसी वे से काम करते हैं concave mirrors, उसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आओ, large concave mirrors are also used in reflecting type telescope। रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं, इतना ही, अभी आपको पूरा उसको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, खुश हो जाओ, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि जो टेलीस्कोप्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप के, उनमें जो है लार्ज कॉनकेव मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, आई होप यूजेस आर वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, आपको याद रखना है, बस जितने कवर हो पाए उतने कवर करो। ये मेन थे, जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर की हेडलाइट, मोटर व्हीकल्स की हेडलाइट, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट डॉक्टर्स का जो हेड मिरर होता है, and even for solar cookers and reflecting type telescopes. Okay, चलिए, so I hope इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। so let's begin with a few, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, बिकॉज MCQ की पूरी सीरीज आएगी, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, अचीवर्स, वहाँ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब ये टॉपिक पढ़ाई है तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लो, बिल्कुल ही, है ना, आई होप खुली हुई है, किसी बंद नहीं हुई, नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करवाऊंगी, एंड देन वन क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क, तो आई वांट टू सी आंसर फॉर दैट। अभी ये वाला मैं साथ में सॉल्व करवाऊंगी। चलिए, लेट्स राइट सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए, लेट्स रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। An object 4 cm in size is placed at a distance of 25 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. Find the position, nature and height of the image. I hope क्वेश्चन बहुत क्लियर है। क्या क्या दिया है, हमेशा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, देखो, सबसे पहली अप्रोच, क्वेश्चन में दिया क्या है उसको एक जगह नोट डाउन कर लो सिंबल के साथ। पहली चीज़ क्या दी है, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट की बेटा साइज क्या हमने ली थी, साइज यानी साइज आप मान लो, हाइट को मान लो, है ना, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, ऑब्जेक्ट की साइज h थी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब क्या दिया है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऐसा ले सकते हैं हम नज़ारा, सिंपली एक हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये मान लो ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कितनी दूरी पे रखा है, 25 सेंटीमीटर, हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, 4 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे है, मतलब क्या हुआ, स्मॉल यू इज 25 सेंटीमीटर। रुकना ज़रा, अब देखो ये किस साइड पे है, ये मिरर के फ्रंट में है, ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में होता है, मिरर के फ्रंट में है यानी क्या, इस साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, यानी ये साइड क्या होती है, नेगेटिव, तो भूलना नहीं, नेगेटिव बिल्कुल लेना है, तो u क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन साइन। साइन को भूलना, साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ाया था बताओ, ऐसे ही कि देख लो, अब आगे चलो, यू हैव टू यूज द साइंस। सो अगर लगता है तो बना लिया करो, देखो मेरा मन किया, मैंने सोचा यार एक सिंपल रफ डायग्राम साइड में बना लिया करो,
ताकि यू मस्ट रिमेंबर इधर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये साइड क्या देखा था कार्टेशियन साइन लॉ में हमने देखा था कि ये है नेगेटिव साइन, तो यू हो गया बेटा -25 सेंटीमीटर। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मतलब क्या, स्मॉल f कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब समझदार हो, फिर से बोलोगे फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ फोकस से यहाँ पे होगी, वो भी है तो इसी साइड ही, है तो इसी साइड ही, तो यानी क्या फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये भी हो जाएगी नेगेटिव, ये भी हो जाएगी नेगेटिव। अभी अप्रोच करना सीख लो, होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ, गलत भी आए कोई बात नहीं, कमेंट करके बता देना, ठीक है। आई होप कितनी दी है, इतनी ही क्वांटिटीज दी है, मात्र आपको 3 क्वांटिटी दी है, क्या आपको दिया है H, U और F। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू टेल, ये भी देखो बताना क्या है भाई, पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। अब पोजीशन बतानी है मतलब क्या, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी है, पोजीशन समझते हो ना, पोजीशन यानी इमेज कहाँ बनी है, तो इमेज कहाँ बनी है मतलब V निकालना है पहली चीज़, तो V क्या है। दूसरा पूछा है नेचर, नेचर यानी क्या, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसी है इमेज, तो ये आप कैसे बताओगे, ये चीज़ आप कैसे बताओगे, तो ये आप बता सकते हो, पहली बात तो देख के भी बता सकते हो क्योंकि कॉन्केव मिरर है, केस क्या है, या फिर M मैग्निफिकेशन निकालोगे तो ये कहानी समझ आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्या आओ, हाइट ऑफ द इमेज यानी H डैश निकालना है। अभी सिर्फ टर्म्स लिख दो, चलो मैं समझाऊंगी आगे, पहले ये लिख दो निकालना क्या है, ये भी लिखा करो। सो हाउ विल यू अप्रोच, स्टेप नंबर 1 वॉट एवर इज गिवन, ऐसा करके लिखते भी हैं, पता है ऐसा लिखते भी हैं, अगर आपको बोर्ड से लिखते हो ना तो ऐसा पूरा लिखना पड़ता है ढंग से, ऐसा ही तरीका होता है, गिवन लिखा करो एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द गिवन डेटा, दिस इज द गिवन डेटा एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, है ना, ये आपको बेटा निकालना है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, ये मैं मिटा देती हूँ, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो पहली अप्रोच जो है क्या रहेगी आपकी, अप्रोच समझते हो क्या होता है कि क्वेश्चन को देखते ही यार करना क्या है ना, सबसे पहला सवाल ये होता है मैम करना क्या है, शुरुआत किधर से करनी है, आप तो टीचर हो आप कर देते हो, तो एक एक करके मैं स्टेप बता रही हूँ। पहले तो गिवन लिखा, जो दिया हुआ है उसको लिखो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप निकालना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आधी कहानी कहीं और, मतलब ट्रेन गाड़ी जो है पटरी छोड़ के इधर उधर चली जाती है, पता ही नहीं है सॉल्व क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी दे दी, अब निकालना ये 3 है। सो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से सबसे पहला क्या ले आओ बेटा, सबसे पहला क्या ले आओ, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है कि नहीं, अभी पीछे ही पढ़ाया था ना, तो कह नहीं सकते, क्लियरली बताया था। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u = 1/f। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे। 1 बार दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताओ ना, हाँ बोलोगे मुझे सुनाई थोड़ी ना देगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्यों लिखा, अप्रोच क्या थी मेरी, मुझे दिख रही थी कि यार 2 चीज़ तो है, मुझे दिख रहा था 2 चीज़ दी है, तीसरी निकालनी है, तो यानी ऐसा कर सकते हैं ना, फॉर्मूला में 2 चीज़ दी हो, एक निकालनी हो, यहाँ भी वही कहानी है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। फ्रॉम हेयर एटलीस्ट एक चीज़ तो 1 by 1 चला करो, ये मत सोचना मैं तीनों एक साथ कैसे निकालूं, 1 by 1 चलो, आप जो है इमेज डिस्टेंस निकाल लो एंड यू नो द मिरर फॉर्मूला, सो यू कैन प्रोसीड विद इट। नाउ अगेन क्या कहानी है, आपको v निकालना है, v निकालना है तो पीछे ही बताया था v क्या कहेगा, मुझे अकेला छोड़ दो यानी इसके साथ क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह में ये है 1/u, तो इसने क्या किया, उसको भेज दिया ऑन द अदर साइड, तो 1/f था और ये क्या हो जाएगा -1/u। क्या हुई कहानी, यहाँ पे देखो ये जो पूरी टर्म है बेटा, ये टर्म है, ये खसक के चली गई उस साइड पे, इधर पॉजिटिव थी तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। सो क्या आया, 1/v = 1/f - 1/u। नाउ वेरी सिंपल, बस प्लेस कर दो ना, 1/v है, 1/f कितना है, 1/f कितना है 15, -15 -25, देखो उसको 2 मिनट तो देखते रहो बस, है ना, क्या चली कहानी, माइनस भूल ना जाना, पीछे भूल ना जाना, माइनस लेके ही आना है ना, जैसे होता है कहीं फंक्शन में जाते हैं तो पर्स नहीं भूलते हैं, बच्चे को नहीं भूल जाते हैं, वैसे ही ये माइनस जो है ना बेबी है, ये बच्चा होता है, इसको भूलना नहीं है कहीं भी, इसको लेके चला करो। 1/-15 -1/-25, अब इसको
क्या कर सकते हो, थोड़ा शांत रखो और शांति से पहले एलसीएम निकालो। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालो ज़रा। तो मैं जो है इसको इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। एलसीएम निकालो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एलसीएम निकाला किसका, 15 और 25 का। 15 और 25 का जब एलसीएम निकालोगे सो इट विल कम 75। यार अब ये मत पूछना कैसे निकालना है, एलसीएम निकालने आता है। 15 25 निकालो, 5 से ले लो, चलो 5 से ले लो। ये 5, ये 25, इधर 5 लिया, ये 3 ऐसे का ऐसे आ गया। 5 1 जा 3 जा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 25 3 जा 75, ये रहा 75, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, फिर आगे आके ये कहानी नहीं चलेगी, है ना, कि पलक मैम एलसीएम समझा रही हैं। चलो 75 आया, आई होप इट इज क्लियर। चलो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एलसीएम निकाला, अब एलसीएम के आगे की कहानी पता है। 15 में 75 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। माइनस का साइन है तो -5 लेके चलना। 50 एलसीएम निकाला, 15 में 75 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम में आता है मैम। 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, तो यानी माइनस लेके चले। अब देखो यहाँ पे कहानी अच्छे से सुनना है ना, इधर भी गलती करते हो। ये 2 माइनस है ना, लाल रंग आजा, हाँ ये 2 माइनस है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, इस वाले को रहने देना। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एंड 25 में 75 कितनी टाइम्स आता है, तो इट कम्स 3 टाइम्स, है ना। 25 3 आर 75। तो आई होप ये इक्वेशन तक सब पहुँचे होगे। ये इक्वेशन यहाँ तक समझ आए कि नहीं, आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। क्या किया, क्विकली रिकॉल करती हूँ जिसकी गाड़ी शायद अटक गई हो। मिरर फॉर्मूला लिखा, ये टर्म्स गिवन थे, ये टर्म्स फाइंड आउट करने थे। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना था तो 1/u को उस साइड ले गए तो ये फॉर्मूला आया। ओके माइनस में आ गया, अब से वैल्यूज प्लेस कर दी, एलसीएम निकाला। एलसीएम जो से सॉल्व करते हैं किया, सिंपली इस स्टेज तक आए हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है चीज़ आ जाएगी, दैट विल बी, इसको मैं हटा दूँ कि ऑलरेडी लिख दिया होगा आप लोगों ने नोटबुक्स में। ये क्या है, -2/75, -5 + 3 -2/75। ये क्या था बेटा, ये था 1/v, है ना, ये 1/v चल रहा था। हमें क्या निकालना है, हमें 1/v थोड़ी ना निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट v। हमें जो है v निकालना है, ठीक है। v निकालना है तो इसको ऊपर कर दो ना, ऊपर एज इन इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कर सकते हो कि नहीं। तो इट विल कम एज v = 75/2 माइनस v = क्या आ गया, -75/2। और आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा -37.5। सही है। और वैल्यू कितनी है बेटा, यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर, भूलना नहीं। ना यूनिट मैं बोलती हूँ ना यूनिट आप बोलो, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर है। तो इसको डिवाइड किया, कितना आया, -37.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स एक वैल्यू जो है निकल चुकी है, किसकी, v की। v आ चुका है अपना -37.5 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, माइनस में आंसर आया है। आंसर किस में आया है, माइनस में आया है। माइनस क्या समझते हो, विच मीन्स जो इमेज बनी है, माइनस में क्या समझते हो, जो इमेज बनी है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मिरर ले रहे थे हम, ये मिरर के सामने अगर इमेज आती है तब वो कैसी होती है, माइनस। कैसी है, माइनस। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एक और चीज समझो, माइनस और क्यों आती है, क्योंकि ये इमेज जो है इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, तभी तो माइनस आया। नीचे वाली साइड भी तो माइनस होती है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। तो कैसी बनी है बेटा, ये नेगेटिव है, यानी नीचे बनी है, इन्वर्टेड। तो और क्या बता सकते हो आप, नेचर इमेज का कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक तो सामने बनी है और जो है नीचे बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड। ऑलराइट, लास्ट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज हाइट ऑफ द इमेज। आखिरी चीज हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज। इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल प्रोसीड विथ हाइट ऑफ द इमेज। ओके, हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालना है, तो अगर याद हो मैग्निफिकेशन में मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा। मैग्निफिकेशन में अभी पीछे ही मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, क्या, तो देखना। आई टोल्ड मैग्निफिकेशन यानी क्या, m जो होता है किसके बराबर होता है, h' अपॉन h। पता है मैम, h' अपॉन h है, पता है।
अब क्या कर सकते हो, एक और मैंने बताया था बड़ा फॉर्मूला, स्टार बनवाए थे, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी बाई यू। डिडंट आई टेल यू दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो सिंपल सी कहानी है, क्या करना है आपको, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्यों कर रहे हैं ये सब, हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें किसकी हाइट निकालनी है, हमें इमेज की हाइट, एच डैश फाइंड आउट करना है। क्या हमारे पास h है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास v है, बिल्कुल है। u है, बिल्कुल है। अगर 3 क्वांटिटीज है, चौथी की निकाल सकते हो। आई होप इट इज इन दैट डिफिकल्ट। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को प्लेस करना है। तो h डैश यहीं का यहीं रहने दो, माइनस वी बाई यू। अब h डैश निकालना है तो उसको अकेला छोड़ दो, यानी आप क्या करोगे, आप जो है h को लेके आओगे ऑन दी राइट हैंड साइड, अदर साइड ले आए तो ये क्या हो गया, पहले डिवीजन में था, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। इज इट क्लियर? इधर तक वैल्यू आनी चाहिए, ये सब आना चाहिए। अब प्लेस करो वैल्यूज, क्या प्लेस करोगे, h डैश इज इक्वल टू माइनस वी। वी क्या है, अब सुनना ध्यान से, इस फॉर्मूला में एक माइनस करके v है, तो सबसे पहले इस माइनस को लगा दो बिना भूले, सबसे पहले जो है इस माइनस को लगा दो। अब जरा v की वैल्यू लिखो, तो v की वैल्यू जब हमने देखी माइनस 37.5, तो ऐसा नहीं 2 माइनस आए तो आप सोचो चलो एक ही लगाते हैं, नहीं, अपने हिसाब से ज़्यादा सोचा मत करो। अगर वहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखो, ठीक है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला वाला माइनस है और ये जो हमने वैल्यू निकाली उसका माइनस है। इज इट क्लियर? अपॉन यू, यू क्या था भाई, यू किधर है, डिस्टेंस 25, 25 भी किस में होगा बेटा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इसका माइनस भी लगेगा। और क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज 4। यहाँ तक आई है कहानी आप सबकी, यहाँ तक समझ आया? क्या किया, इधर ऊपर माइनस, एक और माइनस और नीचे भी माइनस, टाइम्स 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, आओ, घबराना नहीं मैम, 3 माइनस आ गए हम खत्म हो गए, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ मत छोड़ा करो। हाँ लगता है, डर समझ आता है, पर सिंपल है ना। देखो अब ऊपर नीचे देखना, मैं बता रही हूँ, इसको आप चाहो तो एक पूरे ब्रैकेट में ही डाल सकते हो, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच, फिर से बता रही हूँ, बहुत लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, सबका अपना तरीका होता है। अब किसी का मन करे कोई ए ऐसे बनाए, या कोई पहले डैश बना दे फिर बनाए, है कि नहीं, कोई ये लाइन बनाए पहले, या कोई ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ जैसे भी बनाना है बनाए, बन तो ए रहा है। तो वैसे ही मैं जो अप्रोच बता रही हूँ, किसी को अगर लग रहा है नहीं हमारे अप्रोच बेटर है तो आप उस वे से पढ़ो। मेरा मतलब है हर टाइप का स्टूडेंट है, जिसको जैसा समझ आए। तो आप माइनस माइनस बेटा कैंसिल कर दो, है ना, 3 माइनस से 2 तो कैंसिल हो गए, एक बचा उसको वहीं रहने दो। क्या आया, 37.5 अपॉन 25 टाइम्स 4, इतना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने में क्या है, सिंपली जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटा देना, आप सॉल्व करना मैं सिखाऊं क्या, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। मतलब कहाँ आई हमारी पोजीशन, 375 अपॉन 250, 375 अपॉन 250 इंटू 4, ठीक है। मैं सोच रही हूँ इसको जो है अपन 5 से सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा बढ़िया सा आंसर 5 7 जा, और ये कितना हो गया 75, 50 और 75 है, ठीक है। ये 10 हो गया, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो चलेगा, है ना। ऐसा कोई नहीं तुम्हारी कॉपी आके कोई देख रहा है कि शर्म आ रही है हम तो ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, जैसे तुमको बने ऐसे सॉल्व किया करो, ठीक। अबे 13 नहीं 15 आएगा, ठीक है। ये आ गया 2, ये आ गया 3, अब कहाँ पे आके गाड़ी ख़त्म हुई, 3 टाइम्स 4/2, इसको कर दो, कितना आया आंसर, 3 2 से कितना होता है 6 सेंटीमीटर। ये क्या चल रहा था मैम, अरे डिवीजन कर रही थी, वो तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती, बट अब ठीक है डिवीजन कर लो और ये आ गया आंसर, यानी 6 सेंटीमीटर क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच डैश हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको देख लो, फिर से आराम से देख लो, कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था भाई, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों की दी गई थी, तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट करके, मेन पर्पस वॉज मुझे साइन समझाना था, ठीक है। मैथ्स पढ़ाने के लिए सर हैं हमारे, पर मुझे साइन समझाने थे आपको। माइनस माइनस कैसे काम किया भाई, इसके माइनस को भूल मत जाना, जैसे बच्चा नहीं भूल जाते ना, कहीं लेके जाओ और मम्मी बच्चा भूल आई, ऐसा नहीं करते, तो वैसे इस साइन को मत भूलना, हर जगह लेके जाओ। यहाँ कैंसिल हो गया, एक साइन बचता है, अच्छा -6 सेंटीमीटर, मेरी भी बत्ती जल गई बाद में,
कि मैडम जी यहाँ तो माइनस था, माइनस कहाँ खा गई, नहीं खाई, मैं लेके आ गई, -6 सेंटीमीटर। अब -6 तो क्लियरली बता देता है, क्लियरली कि इमेज जो है उल्टी बनी है। उल्टी कैसे बताता है, तो जैसे यहाँ पे मिरर है, जैसे यहाँ पे जो है मिरर है, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इधर पे पॉजिटिव साइन होता है, इधर नीचे नेगेटिव। अगर इमेज नीचे बनी है तभी तो नेगेटिव साइन आएगा, -6 नीचे से 6 सेंटीमीटर। सो इट क्लियरली स्टेट्स इमेज कैसी है, मतलब कंफर्म कर देता है, पहले भी पता चल गया था, इसने कंफर्म कर दिया कि भैया इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है, और हाइट क्या है, -6 सेंटीमीटर। तो यही आंसर आया है सबका, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी वेराइटी कवर करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, बिकॉज वो MCQ का पार्ट है, वहाँ के लिए भी कुछ छोड़ दो। यहाँ पे आओ क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 4 times मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, गिवन क्या है पहले लिखो, वॉट इज गिवन, राइट दैट फर्स्ट, और जिससे पहले क्वेश्चन हो जाए यू आर फ्री टू आंसर, है ना। चलिए अब गिवन पहले लिखो, क्या क्या दिया गया है, तो गिवन में वी विल राइट कि क्या लिखा है, 4 times मैग्नीफाइड, क्या लिखा है, 4 times मैग्नीफाइड। अच्छा, इतना समझ आया था कि मैग्निफिकेशन जब मैंने आपको बताया था, तो मैग्निफिकेशन की बेटा कोई यूनिट नहीं है, यूनिट एज इन इट्स नॉट इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, नो, इट हैज़ नो यूनिट। कैसे, तो भाई अगर हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल है, तो ये डिवीजन में है, कट जाएंगी ना दोनों यूनिट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैग्निफिकेशन में आपको ऐसा 4 सेंटीमीटर मीटर नहीं दिखेगा, क्या लिखा है, 4 times मैग्निफाइड। सो सिंपली व्हाट इज गिवन, m इज इक्वल टू 2 नहीं है, 2 कैसे याद आया मुझे, 4 है, ओके। 4 times मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर ऑफ इट, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि भाई हाइट दिया है या डिस्टेंस, प्लेस्ड एट, इतनी दूरी पे रखा गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो मतलब क्या बेटा, u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों, कॉनकेव मिरर है, मिरर के फ्रंट में रखा रहता है, फ्रंट में है तो कितना होगा, माइनस में आएगा आंसर, मतलब माइनस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, साइन को नहीं भूलना बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 2 चीज़ें दी है, देखो m दिया है, u दिया है, निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूलाज इतनी अच्छे से दिमाग में सेट होने चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए पता चल जाएगा। तो अब m दिया है, u दिया है, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, निकालना क्या है, निकालना है हमें v यानी वी नीड टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन यानी क्या, डायरेक्टली नहीं देंगे इमेज डिस्टेंस निकालो, नहीं, दे विल से इन दीज वर्ड्स फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन यानी v निकालना है, आसान है भाई। क्यों, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में एक चीज़ और देखी थी ना, एक तो था h'/h और एक फॉर्मूला और था -v/u, तो इस बार हम इसे यूज़ करेंगे। इट इज़ योर स्मार्टनेस, आपको समझना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ हाइट दी होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ हाइट दी होती तो मैं हाइट वाला फॉर्मूला, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, निकालनी इमेज डिस्टेंस है, फॉर्मूला यही वाला जमेगा। ओके, किस किस की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन 4 है, -v से रखो, u क्या हो गया बेटा, u है -10। अब ज़रा इतना समझदार हो तो समझो कि ये क्या करेगा, आपको v की वैल्यू निकालनी है, v बोलेगा मुझे अकेला छोड़ दो, तो -10 जो है वो चला जाएगा इस साइड पे, 4 के साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -10 × 4 इज इक्वल टू -v, -10 × 4 इज इक्वल टू -v। आंसर क्या होएगा, 10 × 4 -40 और ये है -v। क्या है, दोनों जगह पे माइनस है, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे, तो v कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है बिल्कुल, दिस इज योर आंसर। इमेज डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, प्लस में है, बहुत समझदार हो, प्लस में है यानी क्या, प्लस में है यानी क्या, कैसी इमेज बन रही है, कैसा नेचर है इमेज का, ये मुझे कमेंट करके बताओ। आपको क्या कमेंट करके बताना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, लेट मी सी हु ऑल कैन गिव द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने चाहा था मैं थोड़ी वेराइटी कवर करूं, क्योंकि पिछले में समझ गए थे आप तीनों चीज़ें निकाली, इसमें मैग्निफिकेशन निकाला,
ये दो समझ चुके हो एंड अगर इसको मैं थोड़ा साइड होती हूँ, नोट डाउन किया हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज द होमवर्क. और मैं जो है आपको होमवर्क दिखाती हूँ. अब आइए ज़रा, होमवर्क जो है मैंने आपके लिए लिख रखा है बहुत ही सुंदर तरीके से. दिस इज़ योर होमवर्क. होमवर्क का आंसर कहाँ देना है? कमेंट वाले सेक्शन में आंसर दोगे. होमवर्क लिख के आंसर बताओ और मैं जो है नेक्स्ट क्लास में, याद रखना नेक्स्ट जो सेशन होता है शुरुआत में आपको आंसर बता दूंगी करेक्ट. ठीक है, तो मुझसे पहले जल्दी सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करके बताना है. लेट मी रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position and height of image formed. क्या है क्वेश्चन? फिर से बताती हूँ. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, यूनिट पे ध्यान देना 1.2 मीटर है. प्लेस बिफोर अ कॉन्केव मिरर, मिरर की फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर. क्या? ताकि वो एक रियल इमेज बनाए. कितने डिस्टेंस पे? इमेज डिस्टेंस दिया है आपको 60 सेंटीमीटर. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, पोजीशन, इमेज की जो है पोजीशन बतानी है. और क्या बताना है आपको बेटा? हाइट ऑफ द इमेज. क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है. पोजीशन बताओगे और क्या बताओगे बेटा? हाइट ऑफ द इमेज. क्लियर है? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, दिस इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ इट. Find the position of object and height of image formed. ये ऑब्जेक्ट लिखना भूल गई थी मैं. find the position of object, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और इमेज की हाइट निकालनी है. आई होप ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में. क्विकली नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर है ना. नोट करने में टाइम लगेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आई एक्सपेक्ट सभी के जो है आंसर्स आने चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. दिस वॉज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, जो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, यूजेस पढ़े. आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो मुझे. तब तक आपको क्या करना है, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com. सर्च करोगे इंटरनेट पे तो एक बड़ा सा पेज खुल जाएगा. नोट, इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. आपको सारे वीडियोज़ बेटा KG से लेकर 12 तक ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव के मिलेंगे. लेफ्ट साइड पे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो. इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है. यू गाइज वांट टू स्टडी इन इंग्लिश पे क्लिक करना. ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10th में हो, बाकी सारे टीचर्स के भी बेहतरीन वीडियो हैं. ऑलराइट, तो यहाँ देखो, यहाँ पे बायोलॉजी की वीडियो है, फिजिक्स की वीडियो है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है. वॉच नाउ पे जब आप क्लिक करोगे फिजिक्स के तो एक ऐसा पेज खुल आएगा जहाँ पे आपको दिखेगी फिजिक्स की प्लेलिस्ट. उसी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अरेंज्ड हैं सीक्वेंस वाइज. सभी लेक्चर्स को रिकॉल कर लो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.